वेल सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। कैसे दोस्तों आप सभी लोग? चलिए, मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? तो चलिए, मैं सबको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बता देता हूं कि ये आईटीसी लेक्चर 02 है। हमारा आईटीसी लेक्चर 01 ऑलरेडी हो चुका है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ टेलीग्राम चैनल लिंक ज्वाइन कर देना। मैं आपको कंटिन्यूअस आपके एग्जाम के हिसाब से सपोर्ट दे रहा हूं और आपने एग्जाम के हिसाब से कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए इस पर भी हम जो है कंटिन्यूअस ग्रुप में बात कर रहे हैं। अभी तो रिवीजन सेशंस हमारे चल रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यस, लास्ट सेशन में हमने सेक्शन 16 के जो कंडीशंस है जिसके ऊपर एक प्रैक्टिकल और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आता ही है, ओके, तो वो हमने देखा। या पहला जो कंपलसरी क्वेश्चन आता है 10 मार्क्स के लिए वो भी हमने कंप्लीट किया। अब दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि आज हम ब्लॉक क्रेडिट सेक्शन 18 एक सेक्शन देखेंगे और उसके बाद में क्वेश्चनर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, ओके, और कौन से एरिया में आपने ध्यान देना चाहिए ये भी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज जो है हम यहाँ पे ओके आईटीसी हमारा 02 स्टार्ट करेंगे। आर यू रेडी? यस और नो? सो कहिए, हाउस द जोश? डन? तो चलिए, हाँ, आपके क्वेश्चन मैं एंड में ले लूंगा बेटा। साक्षी, आपके क्वेश्चन मैं एंड में ले लूंगा, ठीक है। या आप टेलीग्राम चैनल से कनेक्टेड रहिए, जो भी आपके क्वेश्चन होते हैं ना उसके ऊपर मैं टेलीग्राम चैनल्स में अपडेट देते रहता हूँ। तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल जो है मैं सब रीड कर लेता हूँ और फिर टेलीग्राम चैनल में उसकी अपडेट देते रहता हूँ। कनेक्टेड टू ओके, आप कनेक्ट रहिए मेरी टेलीग्राम चैनल से जो डिस्क्रिप्शन में दिया है। चलो, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आज रैपिड रिवीजन में आईटीसी में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले, तो आ जाओ। ब्लॉक क्रेडिट कल हमने सेक्शन 16 कंप्लीट कर लिया था, ओके, सॉरी, ये जो है, हाँ, कल हमने सेक्शन 16 आईटीसी का कंप्लीट कर लिया था। आज हम देखने वाले हैं ब्लॉक क्रेडिट, ठीक है। तो ब्लॉक क्रेडिट में सबसे पहले बात करेंगे मोटर व्हीकल। ओके, जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो ना तो प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त बहुत सी बार आता है ट्रक। अभी तक तो बहुत सी बार ट्रक ही आया है, ओके, ट्रक या कार आएगा कि भाई आपने ट्रक खरीदा, कार खरीदा वगैरह। तो मोटर व्हीकल से रिलेटेड क्या स्टेटस है और हमें आईटीसी कब मिलेंगे? अब देखो, ये जो चार्ट बुक है मेरी, ये चार्ट बुक अल्टीमेट समरी है। हाँ, ये चार्ट देखो कैसा है कि बहुत सी बार समरी पॉइंट वाइज मैनर में भी आपको पढ़ने में आसान होती है, लेकिन देखो अगर आपको देखा जाए जीएसटी में तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में आपको चार्ट्स के डिफरेंट पैरामीटर्स हेल्प करते हैं, जो आपको सिर्फ पॉइंट वाइज मैनर में थ्योरी नहीं, आपको रिमार्क लिखने में बहुत यूज होते हैं। तो डेफिनेटली ये चार्ट बुक आपको जो है हेल्प करेगी। नाउ आ जाते हैं बेटा यहाँ पे मोटर व्हीकल पे। मोटर व्हीकल पे जो है, ओके, गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन क्या लगाया? जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो पहला थॉट ये आना चाहिए, कोई भी मोटर व्हीकल हो, ओके, मोटर व्हीकल पे कॉन्शियस हो जाना, थोड़ा सतर्क हो जाना कि भाई क्रेडिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब मैं थोड़ा आपको प्रोविजन बता देता हूँ कि मोटर व्हीकल पे आपको क्रेडिट कब मिलेगा। अगर मोटर व्हीकल यहाँ पे ब्लॉक कब किया है, कब मिलेगा, पहले ब्लॉक देख लेते हैं। ब्लॉक क्या किया है उन्होंने? अगर मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन, पर्सन के लिए अगर आपने खरीदा, मे बी कार खरीदी होगी, बस खरीदा होगा या कोई भी ऐसा मोटर, ऑटो खरीदा होगा, ऑटो खरीदा होगा, ओके, आपने बाइक खरीदी होगी और फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन होगा और उसकी अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी इंक्लूडिंग ड्राइवर 13 और लेस होगी तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। देखो तीन बातें, ओके, क्या ब्लॉक हुआ है? आपने मोटर व्हीकल खरीदा, कोई भी मोटर व्हीकल हो जिसमें पैसेंजर के लिए खरीदा हो, पर्सन जाते हो, सीटिंग कैपेसिटी 13 या उससे कम हो, ओके, और तो वो मोटर व्हीकल का आईटीसी नहीं मिलेगा। तो ये ब्लॉक क्रेडिट को पढ़ते वक्त जो है आपने ऐसा पढ़ना कि ऐसा ऐसा होगा तो आईटीसी नहीं मिलेगा। तो आपको आईटीसी कब मिलेगा बेटा? तो आपको आईटीसी मिलेगा अगर आपका मोटर व्हीकल, ध्यान सुनना, अगर आपका मोटर व्हीकल यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। अब देखो ये चार्ट में कितने अच्छे पैरामीटर है, ओके, कि अगर आप पॉइंट्स पढ़ लिए तो आपको फटाफट इंटरप्रिटेशन समझ जाता है कि भाई यहाँ ब्लॉक है
मतलब ऐसा नहीं होगा तो आईटीसी मिलेगा। आईटीसी कब मिलेगा? अगर आपने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए खरीदा। इसलिए प्रॉब्लम में जब भी ट्रक दिखे तो अलाउ कर देना। ट्रक या कोई भी ऐसा व्हीकल दिखे जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए खरीदा आपने, ओके, तो आपको आईटीसी उस मोटर व्हीकल का दे दिया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ओके, उसके बाद में अगर हम देखें तो अब उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कहा किया है, उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया है कि अगर आपकी सिटिंग कैपेसिटी, सुनना, सिटिंग कैपेसिटी 13 या उससे कम होगा तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। ओके, तो अगर सिटिंग कैपेसिटी मेरी 13 से ज्यादा होगी, लेट्स एग्जांपल बस है, ओके, बस की सिटिंग कैपेसिटी 13 या उससे कम होगी तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपकी सिटिंग कैपेसिटी 13 से ज्यादा होगी तो फिर आपको आईटीसी मिलेगा। ये आपका एनालिटिकल व्यू बढ़ाता है चार्ट। ओके, मैं इसलिए कहता हूं, ओके, मैं यहाँ पे चार्ट सिस्टम, अगर आपको एनालिसिस करना है और एक एनालिटिकल व्यू बनाना है तो इट्स अ सुपर फॉर यू। ओके, उसके बाद में देखा जाए, ओके, तो नेक्स्ट अगर हम बात करें कि वो क्या कहते हैं कि भाई मोटर व्हीकल 13 और लेस है, पर ये 13 और लेस वाले जो है, जैसे कार ले लो, ओके, कोई मिनी बस ले लो, ओमनी बस ले लो, ओके, जिसकी कैपेसिटी 13 से कम है, तो ऐसे केस में कुछ एक्सेप्शंस दिए। और क्या एक्सेप्शंस दिए कि मोटर व्हीकल, ओके, is used, motor vehicle is used, okay, for following taxable supply। ओके, तो इज यूज, यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लेना, ये स्पेलिंग इधर उधर हो गया है। ओके, इज यूज, ओके, मोटर व्हीकल इज यूज फॉर फॉलोइंग टैक्सेबल सप्लाई। क्या? फर्दर सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, ट्रेनिंग एंड ड्राइविंग ऑफ सच मोटर व्हीकल, तो आपको आईटीसी दे दिया जाएगा। तो चलिए, ओके, तो कैसे इंटरप्रेट करोगे? तो मोटर व्हीकल अगर वो पर्सन के लिए होगा, सिटिंग कैपेसिटी 13 और लेस होगी तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। पर उसके एक्सेप्शंस क्या है? अगर वो मोटर व्हीकल जिसकी सिटिंग कैपेसिटी 13 से कम है, लेकिन आपने फर्दर सप्लाई के लिए लिया, फर्दर सप्लाई के लिए मतलब आपने, ओके, ऑटो खरीदा बेचने के लिए, आपने कार खरीदी बेचने के लिए, या सप्लाई में सेल तो आता है, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लीज भी आता है, आपने ऑटो खरीदा लीज के लिए, कार खरीदी लीज के लिए, रेंट के लिए, तो फिर फर्दर सप्लाई होगा तो आपको आईटीसी दे दिया जाएगा। या फिर आपने जो, ओके, 13 से लेस वाला मोटर व्हीकल खरीदा, किसके लिए? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के लिए। ओके, तो आपकी सर्विस ही ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर है तो आपको आईटीसी दे दिया जाएगा। या ट्रेनिंग एंड ड्राइविंग स्कूल होगी तो आपको आईटीसी दे दिया जाएगा। ओके, तो ये 13 के नीचे वाले के एक्सेप्शन है, और ये 13 के ऊपर होगा तो आईटीसी मिलेगा, और ये जो है यहाँ पे गुड्स के लिए यूज किया तो आईटीसी दे दिया जाएगा। आई होप आपको मोटर व्हीकल समझ गया होगा। यस और नो? मोटर व्हीकल पहला ब्लॉक क्रेडिट समझ गया। ओके, तो यहाँ पे क्लॉज ए टाइप कीजिए, सेक्शन 17(5)(a), तो फटाफट ए टाइप करो। ओके, उसके बाद में, ओके, यहाँ पे वेसल और एयरक्राफ्ट। सर योर चार्ट इज सुपर, थैंक यू बेटा। चार्ट में आपको जो रिमार्क लिखने पड़ते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में, और आपको न्यूमेरिकल या एमसीक्यूज, भाई साहब एमसीक्यू में मेरा चार्ट बहुत हेल्प करेगा आपको। ओके, तो समरी पॉइंट से चार्ट्स एमसीक्यू के लिए, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के लिए बहुत हेल्प करते हैं। उसके बाद में वेसल और एयरक्राफ्ट। तो वेसल और एयरक्राफ्ट की अगर हम बात करें, अब किसी ने क्या है, वेसल मतलब शिप, शिप किसी ने खरीदी या एयरक्राफ्ट किसी ने लिया, ओके, कोई चार्टर्ड प्लेन लेता है या कोई भी अपना पर्सनल पर्पस के लिए, तो जब भी अगर प्रॉब्लम में ये पूछा जाए, अब अभी तक कोई आज तक कभी वेसल और एयरक्राफ्ट का कोई एडजस्टमेंट आपको नहीं पूछी गई, लेकिन चलो आपके दिमाग में होना चाहिए कि किसी ने वेसल खरीदा, एयरक्राफ्ट खरीदा, समझ लो मैं अपना चार्टर्ड प्लेन खरीद रहा हूँ, 20 मार्च में यहाँ रिवीजन बैच, आज दिल्ली में रिवीजन बैच, आज कोलकाता में रिवीजन बैच लेने के लिए जो है, ओके, मैं यहाँ पे खरीद रहा हूँ। तो ऐसे केस में अगर किसी ने भी एयरक्राफ्ट, वेसल और एयरक्राफ्ट खरीदा, ओके, और वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन के लिए होगा तो उसको आईटीसी नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर वो गुड्स कार्गो एयरक्राफ्ट होगा, सुनो एक वर्ड आता है कार्गो एयरक्राफ्ट, या दूसरा मैं आपको कहूँ तो कार्गो शिप आती है, वेसल यानी शिप, तो गुड्स के लिए होगा तो आईटीसी। गुड्स के लिए गवर्नमेंट को प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ होता है? प्रॉब्लम जो है यहाँ पे अगर हम बात करें तो पर्सन के लिए, ओके, गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर रही है तो नॉर्मली आईटीसी नहीं मिलेगा। लेकिन इसके एक्सेप्शंस क्या है? अगर आपने ये वेसल और एयरक्राफ्ट जो पर्सन वाला है आपने यूज किया फॉर फर्दर सप्लाई, मतलब तुम्हारा धंधा है सेल करना, लीज पे देना, बहुत सी इंडिया में कंपनीज है, ओके, जो यहाँ पे एयरक्राफ्ट खरीदती है और लीज पे देती है, स्पाइसजेट को लीज पे देती है, इंडिगो को, एयर इंडिया को लीज पे देती है, या फिर खरीद के बेचती है। तो अब जो क्या बोइंग जो है, ठीक है, बोइंग फॉरेन कंपनी, हम इंडियन कंपनी की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो जो लीज पे देती है या
परचेस करके सेल करती है। तो अगर तुम्हारा बिजनेस परचेस करके सेल होना है तो फिर आईटीसी दे दिया जाएगा। अगर तुम्हारा सर्विस पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, समझ लो इंडिगो ने 10 एयरक्राफ्ट खरीदे, पर कोई पर्सनल पर्पस के लिए खरीदे क्या? नहीं, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस के लिए खरीदे। तो अगर तुम्हारा आउटवर्ड सप्लाई जो टैक्सेबल है और वो आउटवर्ड सप्लाई पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस होगा तो फिर आपको आईटीसी दे दिया जाएगा, क्योंकि धंधा ही तुम्हारा वो है। उसके बाद में तुम्हारा ट्रेनिंग एंड नेविगेशन ऑफ सच वेसल, ओके, जो वेसल आपने खरीदा उसकी ट्रेनिंग स्कूल आपकी है या फ्लाइंग स्कूल आपकी है, तो वो केस में आईटीसी आपको अलाउ कर दिया जाएगा। डन 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 डन। चलिए, ये तो हमने देखा। दूसरा मैं आपको ये बता दूं कि वेसल और एयरक्राफ्ट यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, ओके, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज किया जा रहा है, ओके, तो वो उसके केस में आईटीसी दे दिया जाएगा। ये तो हुआ वेसल और एयरक्राफ्ट क्लॉज ए और ए। अब एक क्लॉज है ए बी। अब ये ए बी क्लॉज क्या है? देखो, आपने कोई मोटर व्हीकल खरीदा या आपने वेसल और एयरक्राफ्ट खरीदा, अगर आपने खरीदा या खरीदते, दो वर्ड, आपने खरीदा या खरीदते, तो उसका आईटीसी आपका ब्लॉक था। अगर उसका आईटीसी ब्लॉक था, समझ लो आपने कार खरीदी या कार खरीदने वाले हैं और उसका आईटीसी ब्लॉक है, तो ऐसे सिचुएशन में जो आपने कार खरीदी, वेसल खरीदा, एयरक्राफ्ट खरीदा, उसका अगर आपने जनरल इंश्योरेंस निकाला होगा या उसकी सर्विसिंग करवाई होगी या रिपेयर मेंटेनेंस ऑफ सच मोटर व्हीकल वेसल और एयरक्राफ्ट, या ऐसा वेसल और एयरक्राफ्ट लीजिंग पे लिया होगा, तो जिसका क्रेडिट आपका ब्लॉक है, तो ब्लॉक है तो मैंने सिंगल स्टार से बताया है, और जहां क्रेडिट अलाउड है वहां दो डबल स्टार से बताया है, ओके, तो जहां क्रेडिट अलाउड है वहां डबल स्टार से मैंने बताया हुआ है। तो अगर आप ये देखोगे तो लॉ क्या कहता है, ये 4 सर्विसेज, ओके, होता है ना, आपने कार खरीदी और जनरल इंश्योरेंस करवाया, कार का इंश्योरेंस करवाना पड़ता है, सर्विसिंग करवाया, तो ये 4 सर्विसेज इंक्लूडिंग इज लीजिंग हायरिंग, आपने क्या हायर किया, लीज हायरिंग सर्विसेज है, तो अगर वो सिंगल स्टार में होगी, अगर सिंगल स्टार यानी क्या, अगर उसका क्रेडिट ब्लॉक होगा हमारे डिस्कशन में, ओके, ओरिजिनल, ओके सुनना, ओरिजिनल मोटर व्हीकल या वेसल एयरक्राफ्ट का क्रेडिट ब्लॉक होगा तो उसके ये 4 सर्विसेज का क्रेडिट ब्लॉक रहेगा। अगर उसका क्रेडिट अलाउड होगा, यानी ये डबल स्टार, ओके, ये डबल स्टार, उसके क्रेडिट्स अलाउ हो गए, तो इससे रिलेटेड, सुनना, तो उससे रिलेटेड ये 4 जो है, ओके, 4 सर्विसेज के भी क्रेडिट अलाउ कर दिए जाएंगे। सर ये सारे नोट्स कहां से मिलेंगे? तो मैं आपको ये बता दूं, ओके, डिस्क्रिप्शन में मेरी टेलीग्राम चैनल लिंक दी है। आपको अगर ये चार्ट का पीडीएफ चाहिए तो ये चार्ट का पीडीएफ जो है मैं आपको बता दूं, पहले टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करो। टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करने के बाद आपको ऊपर पिन मैसेज मिलेगा, ओके, सीए इंटर आईडीटी ऑल रिसोर्सेस, तो वो जो है सीए इंटर ऑल रिसोर्सेस, उसमें जाना, आपको चार्ट बुक इसमें मिल जाएगी। ठीक है, चलिए, तो ये हमने देखा रिगार्डिंग टू जनरल इंश्योरेंस, सर्विसिंग, रिपेयर मेंटेनेंस, लीजिंग हायरिंग सर्विसेज। अब एक जो है ना, ये डेमो व्हीकल वाला सर्कुलर है, और ये डेमो व्हीकल वाला सर्कुलर आ सकता है। अब देखो, बहुत सारे डीलर जो है थे, ओके, ये जो है ना कार के डीलर होते हैं, तो ये यहाँ पे जब भी कोई कार नई लॉन्च होती है, नया मॉडल लॉन्च होता है, तो इनको एक डेमो व्हीकल खरीदना पड़ता है। तो अब देखो, इनके 2 अरेंजमेंट होते हैं, ओके, आइदर जो कंपनी होती है, समझ लो लेट्स टेक एग्जांपल होंडा या होंडा कंपनी है, तो होंडा कंपनी की पॉलिसी क्या है कि आपको हर डीलर को एक डेमो व्हीकल खरीदना पड़ेगा, जिसमें उनको थोड़ा सस्ते मिल जाता है, पर एक डेमो व्हीकल खरीदना पड़ता है। अब होंडा का कोई नया मॉडल लॉन्च हो गया, होंडा का नया मॉडल लॉन्च किया, पुणे का एक डीलर है, उसने एक डेमो व्हीकल खरीदा। अब डेमो व्हीकल खरीदने के बाद, ओके, उसने नो डाउट उसके ऊपर जीएसटी दिया। अब पुणे का डीलर जो है वो मेरे पास आता है और वो कहता है कि सर मैंने एक डेमो व्हीकल खरीदा और ये डेमो व्हीकल का जो जीएसटी पे किया उसका क्रेडिट मिलेगा क्या? अब देखो, यहाँ सीबीआईसी सर्कुलर क्या कहता है, सीबीआईसी सर्कुलर कहता है कि अगर डेमो व्हीकल यूज टू प्रमोट द सेल्स, मतलब क्या कि भाई, ओके, डेमो व्हीकल जो लिया गया तो कस्टमर को बताया जा रहा है, सेल को प्रमोट किया जा रहा है, ओके, उसके ट्रायल दिए जा रहे हैं, तो अगर डेमो व्हीकल सेल्स को प्रमोट करने के लिए खरीदा होगा तो आईटीसी नॉट ब्लॉक, नॉट बैक मतलब आईटीसी अलाउड, ब्लॉक नहीं रहेगा। लेकिन डेमो व्हीकल खरीद रहा है, ओके, और एम्प्लॉय ट्रांसपोर्टेशन या मैनेजमेंट के लिए, मतलब सेल्स के लिए नहीं, एम्प्लॉय के लिए यूज कर रहे हैं, ओके, तो फिर आईटीसी ब्लॉक रहेगा। या डीलर में एक्टिंग एज एन एजेंट ऑफ मैन्युफैक्चरर एंड मैन्युफैक्चरर सेलिंग द डेमो व्हीकल, तो आईटीसी इज ब्लॉक फॉर डीलर, ओके, आईटीसी इज ब्लॉक फॉर डीलर, ओके, मतलब क्या, ये तीसरा वाला पॉइंट थोड़ा समझना, और तीसरा वाला वैसे भी आपको
इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इंटर लेवल पे। पहला वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब तीसरा वाला पॉइंट क्या है कि जैसे एग्जाम्पल लो, इनिशियल लेवल पे किया कंपनी, नाम सुना होगा, तो अब उनको क्या करना था, डीलर को सपोर्ट करना था किया को। तो किया कंपनी को अपने डीलर को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि नया उनका कंपनी आई थी, ओके, और नया प्रोडक्ट आ रहा था, तो भाई ओके डेमो व्हीकल वो अपने बेचते नहीं थे, ओके, डीलर को वैसे ही देते थे कि भाई आप जो है ना डेमो व्हीकल रखो, आपको परचेस करने की जरूरत नहीं है, डेमो व्हीकल वैसे ही रखो, और डेमो व्हीकल जो है ओके आप लोगों को बताओ और हमारे सेल्स को प्रमोट करो। और लेकिन जिसका ब्रांड होता है, होंडा का ब्रांड है, वो खरीदने लगाते हैं डीलर्स को। तो ऐसे सिचुएशन में समझ लो मैं पुणे का डीलर हूं और किया कंपनी का मैंने डीलरशिप लिया, और मुझे मैन्युफैक्चरर से सपोर्ट है, मैंने किया कंपनी से सपोर्ट है कि उनका डेमो व्हीकल वैसे ही आ रहा है एज ए एजेंट, मैं जस्ट एजेंट का काम कर रहा हूं, ओके, मैं खरीद नहीं रहा हूं। तो अगर आप एक्ट करते हो एज ए एजेंट, तो वो केस में क्रेडिट का सवाल ही नहीं, क्योंकि क्रेडिट तो तब मिलेगा जब आपने परचेस किया, और वो भी आपने सेल्स प्रमोशन के लिए यूज किया। जब यू आर एक्टिंग एज ए एजेंट, तो डीलर को उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। ये वाला पॉइंट समझा क्या बेटा? ये वाला पॉइंट समझा होगा? ओके, तो बोलो यस सर, समझ में आया। उसके बाद में यहां हमने देखा रिगार्डिंग टू डेमो व्हीकल। अब कभी कभी क्या होता है, कोई डेमो व्हीकल एज अ कैपिटल गुड्स ट्रीट करता है, कैपिटल गुड्स ट्रीट करता है तो भी उसको आईटीसी मिल जाएगा। लेकिन अगर वो कैपिटल गुड्स ट्रीट कर रहा है तो उसका उसने डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं करना चाहिए, क्योंकि समझ लो डेमो व्हीकल खरीदा है और 2-3 साल वो डेमो व्हीकल यूज करेगा, इसलिए उसने उसकी वैल्यू कैपिटलाइज कर दी, कैपिटलाइज कर दिया होगा तो भी आईटीसी दे दिया जाएगा। लेकिन अगर वो डेमो व्हीकल का टैक्स कंपोनेंट पे, सुनना, टैक्स पोर्शन पे, जो हमने डेप्रिसिएशन वाला क्लॉज याद आ रहा है कि आपको, टैक्स कंपोनेंट पे जीएसटी क्लेम किया होगा तो फिर आईटीसी नहीं मिलेगा। और अगर आपने डेमो व्हीकल बाद में लेटर में सेल कर दिया तो अंडर सेक्शन 18(6) आपको उसका टैक्स देना पड़ेगा। सर व्हाट इज द टेक अवे ऑफ दिस डेमो व्हीकल? आपने तो 6 पॉइंट्स ले लिए, ओके, ये 6 पॉइंट्स पूरे लर्न करना पड़ेगा क्या? अगर इंटर लेवल के हिसाब से बताओ तो आपको लास्ट टेक अवे, ये ना आपको आना ही चाहिए, व्हाट शुड बी माय लास्ट टेक अवे? ओके, तो इन शॉर्ट, डेमो व्हीकल कोई भी एज अ नॉर्मल गुड्स आपने खरीदा होगा या कैपिटल गुड्स खरीदा होगा, क्रेडिट अलाउड अगर वो सेल्स प्रमोशन के लिए होगा। डेमो व्हीकल एम्प्लॉय के लिए होगा या स्टाफ के लिए यूज किया जा रहा होगा तो उसके आईटीसी नहीं मिलेंगे। और दूसरा, अगर डेमो व्हीकल कैपिटल होगा और उसके डेप्रिसिएशन टैक्स कंपोनेंट पे क्लेम किए होगे तो आईटीसी नहीं मिलेगा। डन 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 डन, क्लियर, समझा होगा? तो ये हमने डेमो व्हीकल कंप्लीट किया। ओके, तो चलिए, अभी तक का डिस्कशन अच्छा लगा तो देर किस बात की, तो लाइक, चलिए आ जाइए। उसके बाद में बात करते हैं क्लॉज बी, ब्लॉक क्रेडिट में, गुड्स और सर्विसेज यूज इन द बिजनेस नॉट एलिजिबल फॉर आईटीसी, नॉट एलिजिबल फॉर आईटीसी, आपको नहीं मिलेगा। अब देखो, ये जो क्लॉज बी के रिस्ट्रिक्शंस है, ये जैसे प्रॉब्लम जब आप सॉल्व करोगे या प्रॉब्लम आपके सामने आएगा तो ऐसा आता है, फूड और ब्यूरेजेस खरीदा, आउटडोर कैटरिंग है, ब्यूटी ट्रीटमेंट है, हेल्थ सर्विसेज है, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी है, लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस है, लीजिंग रेंटिंग ऑफ इनएलिजिबल मोटर व्हीकल। ओके, वो ऊपर हमने जैसा देखा कि अगर कोई मोटर व्हीकल, वेसल और एयरक्राफ्ट इनएलिजिबल है तो उसका आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। ये लिस्ट थोड़ी रट्टा मार के जाना, ओके, क्यों? क्योंकि ये प्रॉब्लम में आती है। तो अगर फूड, आउटडोर कैटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विसेज, कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जरी, लाइफ इंश्योरेंस सर्विसेज, अगर इस टाइप की सर्विसेज आपको दिखी तो मैं आपको ये बता देता हूं, पहले दिमाग में सोच लेना, ब्लॉक क्रेडिट है, आईटीसी नहीं मिलेगा, आईटीसी नहीं मिलेगा। ओके, तो नो आईटीसी। ओके, अब उसके बाद में मैं आपको ये बता दूं कि इसके एक्सेप्शन है, और क्या एक्सेप्शन है, यानी आईटीसी कब अलाउड है। ओके, तो ब्लॉक क्रेडिट बिल्कुल दिमाग यहां पे फिक्स रखना, ये ब्लॉक है। हाँ, उसके एक्सेप्शन याद रख के जाना। अगर उसके एक्सेप्शन की कहां क्रेडिट मिलेगा, अगर ये सर्विसेज, ध्यान से सुनना, ये सर्विसेज आपने यूज की, किसके लिए यूज की? फॉर सेम कैटेगरी ऑफ, ओके, आउटवर्ड सप्लाई, ओके, मेकिंग आउटवर्ड सप्लाई ऑफ सेम कैटेगरी ऑफ गुड्स और सर्विसेज। सर ये समझा दो ना, मतलब क्या? समझ लो आपने फूड खरीदा, तो अगर आपने बिजनेस में कोई फूड खरीदा होगा, इवन दो यूज इन द बिजनेस, मतलब मैं अगर कल की बात बताऊं, ओके, तो कल की बात बताओ, तो ये जो था ना हमारा, ओके, यहाँ पे मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बताया था, ओके, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मैंने आपको जो इमेजिनेशन बताया था कि किस तरह से आपने इमेजिन करना। मेरा जैसे ये कहना है, जो कल लास्ट सेशन में हमने, ओके, ये देखा था कि समझ लो कोई आपके बिजनेस के खर्चे हैं, होता है ना, एम्प्लॉय के लिए फूड लाया गया, पार्टी दी गई, ओके, कैंटीन के खर्चे है, ओके, इवन दो आपने अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट किए, ओके, ओके, बिजनेस के खर्चे है,
आपके डेबिट किए होंगे, पर आपने जो फूड खरीदा, आउटडोर कैटरिंग खरीदी पार्टी के लिए, बिजनेस पार्टी थी, पर उसके क्रेडिट नहीं मिलेंगे। अरे लेकिन सर बिजनेस क्या है, डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके क्रेडिट आपको नहीं मिलेंगे इवन दो यूज इन द बिजनेस। ब्लॉक मतलब ब्लॉक। ओके, उसके बाद में ओके यहाँ पे कोई इंश्योरेंस सर्विस होगी। हाँ भाई, कोई इंश्योरेंस सर्विस इसमें आपने अपने एम्प्लॉय के लिए इंश्योरेंस करवाए होंगे। ओके, और आपने बिजनेस के खर्चे बताए, डेबिट किए, तो भी आपको क्रेडिट नहीं मिलेंगे। ओके, कभी कभी आपने लीज पे कार ली होगी, ऐसी कार ली होगी जिसके कार इनएलिजिबल मोटर व्हीकल है। ओके, और वो लीज पे लिया, रेंट कैप किया, उसके खर्चे है, और आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट किए, उसके भी क्रेडिट आपको नहीं मिलेंगे, उसके भी क्रेडिट नहीं मिलेंगे इवन दो इट्स अ बिजनेस एक्सपेंसेस। लेकिन वो क्या कहते हैं, भाई आपका धंधा ही जो है वो फूड बेचने का है। मतलब क्या, मतलब आपने फूड खरीदा। ओके, फूड खरीदा, यहाँ पे समझ लो, आपने जो है फूड खरीदा बेचने के लिए, बिजनेस के लिए नहीं। आपने फूड खरीदा बेचने के लिए, आपका आउटवर्ड ही सेम है, तो फिर मिलेगा। आपने कैटरिंग खरीदी, कैटरिंग सर्विस खरीदी, ओके, कैटरिंग खरीदा कैटरिंग प्रोवाइड करने के लिए, तो फिर मिल जाएगा। ओके, या आपका इंश्योरेंस कंपनी है और आप इंश्योरेंस कंपनी की सर्विस ले रहे हो फॉर इंश्योरेंस, क्योंकि आपका आउटवर्ड इंश्योरेंस है, सेम कैटेगरी ऑफ गुड्स और सर्विसेज, तो फिर आईटीसी मिल जाएगा आपको। ओके, तो इन सिंपल वर्ड ओके ये कहना क्या चाहते हैं कि ये जितनी भी सर्विसेज आपकी है, अगर ये सेम कैटेगरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाई के लिए यूज करते हो तो मिल जाएगा। या कंपोजिट और मिक्स सप्लाई का है। अब कंपोजिट और मिक्स सप्लाई का मतलब क्या, कि आपका जो है, कभी कभी समझ लो आपकी एयरलाइन कंपनी है और एयरलाइन कंपनी का आप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हो। अब एयरलाइन कंपनी का ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हो, तो आपकी जो सेल्स क्या है या आपका रेवेन्यू क्या है, टिकट्स, आप पैसेंजर से टिकट, पर टिकट के साथ आप फूड भी देते हो, और ये टिकट के साथ फ्लाइट में फूड देते हो, तो इसके लिए आपने फूड खरीदा। तो अगर फूड खरीदा फॉर कंपोजिट सप्लाई, क्योंकि पैसेंजर सर्विस के साथ फूड भी है, अगर आपने फूड खरीदा फॉर योर आउटवर्ड कंपोजिट सप्लाई, तो फिर आपको आईटीसी दिया जाएगा। समझ लो आपका रेस्टोरेंट है और रेस्टोरेंट का ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप बना रहे हो, और रेस्टोरेंट वाला धंधा कर रहा है, सेल्स कर रहा है, पर अपने सेल्स के लिए फूड खरीद रहा है, और फूड उसका कंपोजिट और मिक्स सप्लाई है। ए भाई सुनना मेरे, बहुत अच्छा मजेदार ये पॉइंट है कि उसने फूड खरीदा, सॉरी, ओके, उसने फूड खरीदा और फूड अपने आउटवर्ड में यूज कर रहा है, और आउटवर्ड में जो यूज कर रहा है, सेल्स में यूज कर रहा है फूड, किसके लिए, कंपोजिट और मिक्स सप्लाई के लिए, तो आपको आईटीसी मिल जाएगा। ओके, ट्रिकी पॉइंट था, समझा होगा तो जोर से बोलो यस सर। तो आप सेम गुड्स और सर्विस का धंधा कर रहे होगे, या जो आपने ये गुड्स और सर्विसेज खरीदी ये आपके कंपोजिट या मिक्स सप्लाई का पार्ट होगा, ओके, तो आपको आईटीसी दे दिया जाएगा। ये हुई ना बात, मजा आया होगा। तो यस, जितने भी स्टूडेंट कनेक्टेड है, एमजेड मेरे साथ कम्युनिकेट करो और टाइप करो। उसके बाद में नेक्स्ट ब्लॉक क्रेडिट क्या है, मेंबरशिप ऑफ क्लब, हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर। जैसे मैं आपको बहुत सी बार बता दूं कि आप, जैसा ही आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिजनेस का है, ओके, और आप बहुत सी बार डायरेक्टर की, क्लब की मेंबरशिप के खर्चे आप करते हो, दिखते ही है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट दिखते हैं। ओके, डायरेक्टर की मेंबरशिप के खर्चे, एम्प्लॉय के मेंबरशिप, फिटनेस के खर्चे, ये भी आप डेबिट करते हो, इवन दो वो बिजनेस एक्सपेंसेस है। सुन मेरी बात मेरे भाई, ओके, तो मैं क्या कह रहा हूं, ओके, अगर इवन दो आपने ये डेबिट किए खर्चे, कौन से खर्चे डेबिट, खर्चे हुए आपसे, इनवर्ड है आपका, आपने डेबिट किए, आपके पास पर जो आपने खर्चे डेबिट किए उसके इनवॉइसेस है, उसके ऊपर परचेस इनवॉइसेस है, इनवर्ड इनवॉइसेस है, जिसके ऊपर आपने जीएसटी दिया हुआ है। तो ऐसे केस में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर मेंबरशिप ऑफ क्लब ये आपका इनवर्ट सप्लाई होगा, हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर ये आपका इनवर्ट सप्लाई होगा, तो इसके आईटीसी नहीं मिलेंगे। ओके, इवन दो बिजनेस के खर्चे होंगे। दूसरा, ट्रैवल बेनिफिट एक्सटेंडेड टू एम्प्लॉय ऑन वैकेशन ऑफ सच लीव और होम ट्रैवल कंसेशन। हमने हमारे 6 एम्प्लॉय इस बार सिलेक्ट किए, ओके, दिवाली पीरियड में, और वो उनको हमने ट्रैवल बेनिफिट दिए कि भाई पैसा कंपनी ने खर्चा किया, जाओ यार तुमने बहुत मेहनत की है, ओके, ऐश करके आओ, ओके, बाद में एडमिशन का टाइम आएगा। तो ऐसे केस में ये खर्चे मैंने ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट किए। भाई एम्प्लॉय को ट्रैवल बेनिफिट दिए तो खर्चा है बिजनेस का, बिजनेस बढ़ाने के लिए दिए, इवन दो ये बिजनेस के खर्चे हो, इवन दो यहाँ पे यूज इन द बिजनेस हो, लेकिन ब्लॉक मतलब ब्लॉक, सुनना,
ब्लॉक क्रेडिट मतलब ब्लॉक क्रेडिट, आपको आईटीसी नहीं दिया जाएगा। ओके, उसका आपको आईटीसी नहीं दिया जाएगा। तो जो ट्रैवल बेनिफिट एक्सटेंडेड टू एम्प्लॉय ऑन वैकेशन, उसके भी आईटीसी आपको नहीं दिए जाएंगे। ये ब्लॉक क्रेडिट मतलब उनका कहना ही है, इवन दो यूज इन द बिजनेस बट आईटीसी नहीं मिलेगा। ओके, अब देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट स्टार करना, ये ना इस पर 2-3 बार एडजस्टमेंट पूछी एग्जाम में। क्या? इफ अबव सप्लाईज आर प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय अंडर एनी स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन देन आईटीसी अलाउड। लेकिन ये सप्लाई हो, ओके सॉरी, हमारा ये चार्ट देखो। ओके, आपका ये सप्लाई हो फूड वगैरह का, मेंबरशिप ऑफ क्लब का हो या ट्रैवल बेनिफिट्स हो, अगर ये कोई भी सप्लाई जो ब्लॉक है, अगर अंडर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन देते हो, तो मेरी बात सुनना, अंडर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन देते हो तो आपको आईटीसी दे दिया जाएगा, आपको आईटीसी दे दिया जाएगा। ओ समझ में आया क्या? समझ में आया तो ओके, अगर आपको समझ में आया तो बोलो यस सर, मजा आ गया, समझ में आ गया। चलिए, तो ये था रिगार्डिंग टू क्लॉज बी। उसके बाद में अब ये थर्ड ब्लॉक क्रेडिट देखते हैं, जो मैं सी और डी, ओके सी और डी साथ में लेता हूं, कंस्ट्रक्शन सेक्टर। अब देखो गवर्नमेंट क्या है, अगेन ये एक ऐसा सेक्टर है जहां गवर्नमेंट आपको क्रेडिट नहीं देना चाहती है। एग्जाम्पल के तौर पे तो आपका इमेजिनेशन बढ़ाता हूँ। जैसे बिजनेस आपने देखा है, बिजनेस में आपने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखा है, उसके बाद में बिजनेस में बैलेंस शीट देखी है, बैलेंस शीट में लायबिलिटी और असेट देखा है। अब असेट में ओके हमारा होता है लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग देखा है। अब क्या है कि लैंड एंड बिल्डिंग जो है हम खुद बांध रहे हैं, ओके खुद बांध रहे हैं। तो भाई अब भाई मैं एक बिल्डिंग बांध रहा हूँ, बिजनेस के लिए ही यूज हो रही है लैंड एंड बिल्डिंग, बिल्डिंग बांध रहा हूँ, उसके लिए सीमेंट खरीदा, स्टील खरीदा, ओके सर्विसेज खरीदी, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस खरीदी, कंस्ट्रक्शन सर्विस खरीदी, उसका रिपेयर हो रहा है बिल्डिंग का। ओके, तो ऐसे केस में इवन दो तुम जो बिल्डिंग बांध रहे हो और उसके लिए दुनिया भर का खर्चा कर रहे हो, अब जैसे मैंने अभी एक ऑफिस कंस्ट्रक्ट किया है, ओके एक प्लॉट पे, तो उसका सीमेंट पे जीएसटी तो लग के आया होगा, उसका स्टील खरीदा होगा, सारा बिल्डिंग मटेरियल, आर्किटेक्ट सर्विस होगी, उसके बाद में कॉन्ट्रैक्टर सर्विस होगी, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस होगी, ये बहुत सारे खर्चे मैंने किए हुए। ओके, और उसकी सारी वैल्यू कैपिटलाइज की होगी, इतना तो बेसिक आपको पता होगा कि वो लैंड एंड बिल्डिंग का पूरा वैल्यू मैंने कैपिटलाइज कर दिया। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट क्या कहता है, गवर्नमेंट ये कहता है यहाँ पे कि अगर तुमने कोई वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, ओके वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस आपने लिया होगा, या कोई भी गुड्स या गुड्स यानी आपने वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट कंबाइन सर्विस लिया होगा, या कोई भी गुड्स और सर्विस खरीदा होगा, किस लिए? फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। हाँ सुनो, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन प्लांट एंड मशीनरी, तो आपको आईटीसी नहीं दिया जाएगा। पॉइंट समझो, अगर तुमने ओके लमसम कॉन्ट्रैक्ट दिया होगा, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट किसके लिए? फॉर कंस्ट्रक्शन, या तुमने सीमेंट खरीदा, ब्रिक्स खरीदी, स्टील खरीदा, गुड्स खरीदे या सर्विस खरीदे फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो आपको आईटीसी नहीं दिया जाएगा। अब इसमें प्रॉब्लम के लिए कैसे देखना, कि प्रॉब्लम में दिया कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज या बिल्डिंग मटेरियल परचेस, ओके परचेस दिखा, बिल्डिंग मटेरियल दिखा, फटाक से आईटीसी ब्लॉक कर देना, ओके उसके आईटीसी नहीं देगी। even though use in the business, I repeat even though use in the business, ITC अलाउड नहीं है। लेकिन ओके अब वो क्या कहते हैं, एक अदर देन प्लांट एंड मशीनरी, अदर देन प्लांट एंड मशीनरी मतलब क्या, हम उन्होंने देखो ध्यान सुनना, इमूवेबल प्रॉपर्टी, कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए आपने खरीदा, सिर्फ बिल्डिंग नहीं, कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए खरीदा तो आप आईटीसी नहीं देंगे। लेकिन अगर वो आपकी प्लांट एंड मशीनरी होगी, अब प्लांट एंड मशीनरी का डेफिनेशन नीचे दिया है और ये पढ़ के जाना है भाई साहब, इंटर लेवल पे ओके सरफेस लेवल पे लग गई इस बार, ओके जिन्होंने भी ऊपर ऊपर से पढ़ा ओके देख लिया इस बार का रिजल्ट, ओके थोड़ा अच्छे से पढ़ के जाना, इसलिए मैंने अपना रिवीजन का स्कोप भी बढ़ाया है। इस बार अगर आप देखोगे तो मैं जो है बहुत अच्छे से रिवाइज कर रहा हूँ, ओके मुझे पता है कि अब हमारी इंस्टीट्यूट डेप्थ पकड़ रही है इंटर लेवल पर भी, सिर्फ इंटर लेवल बोल के नहीं छूट सकते आप। ओके तो ऐसे केस में प्लांट एंड मशीनरी के लिए होगा तो आपको आईटीसी दिया जाएगा। मतलब अगर आपने वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस ओके या कोई भी गुड्स और सर्विस किसके लिए खरीदी, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी के लिए खरीदी, तो आपको आईटीसी दे दी जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी छोड़ के बाकी के लिए खरीदा तो आईटीसी नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मेरी असेट में प्लांट एंड मशीनरी दिख रही है, तो प्लांट एंड मशीनरी
मैंने बनाई भाई, फैक्ट्री में पूरी प्लांट एंड मशीनरी बनाई या मेरे साइट पे पूरी प्लांट एंड मशीनरी बनाई और उसके लिए खर्चा किया होगा। ओके, वो उसके परचेस के लिए ठीक है, वो इमूवेबल हुआ होगा, वो इमूवेबल होगी प्लांट एंड मशीनरी, पर उसके लिए खर्चा तो किया ना, उसके लिए मटेरियल लाया, ये लाया, वो लाया। तो अगर तुमने वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस और वो प्लांट एंड मशीनरी के लिए होगी तो आईटीसी दे दिया जाएगा, आपको आईटीसी दे दिया जाएगा। और व्हाट डू मीन बाय प्लांट एंड मशीनरी, ये डेफिनेशन पढ़ के जाना। प्लांट एंड मशीनरी यानी क्या? ओके, गवर्नमेंट ने वो भी डिफाइन किया। अब प्लांट एंड मशीनरी मतलब क्या? प्लांट एंड मशीनरी मींस एपरेटस, इक्विपमेंट, मशीनरी, यानी कोई भी एपरेटस होगा, इक्विपमेंट्स होंगे जो फैक्ट्री में इंस्टॉल किया आपने, उसके कंपोनेंट परचेस करके, जिसके लिए वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस ली या कोई गुड्स खरीदा, सर्विस खरीदा, और आपने वो गुड्स सर्विस वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट खरीद के बनाए, फैक्ट्री में बनाए। जैसे भाई ओके, ये आपका प्लांट एंड मशीनरी, आपकी फाउंडेशन बनाया, उसका सपोर्ट बनाया, उसके ऊपर मशीनरी इंस्टॉल की, इस तरह से आपने किया होगा। तो देखो यहाँ पे कोई एपरेटस होगा, इक्विपमेंट, मशीनरी फिक्स टू द अर्थ बाय फाउंडेशन और स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड यूज फॉर मेकिंग आउटवर्ड सप्लाई। वो प्लांट एंड मशीनरी आप किसके लिए यूज कर रहे हो? आउटवर्ड सप्लाई के लिए आप वो प्लांट एंड मशीनरी यूज कर रहे हो। ओके, तो यूज फॉर मेकिंग आउटवर्ड सप्लाई, उसके लिए यूज कर रहे हो। इंक्लूड सच फाउंडेशन और स्ट्रक्चरल सपोर्ट, हाँ, इस मशीनरी का जो फाउंडेशन बनाओगे वो भी प्लांट एंड मशीनरी का पार्ट ही बना जाएगा। आपने देखा होगा मशीनरी इंस्टॉल करने के लिए पहले सीमेंट का स्ट्रक्चर बनाते हैं, इमूवेबल, ओके, एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं जिसमें हो सकता है कि सीमेंट, आपने सीमेंट खरीदा हो, ब्रिक्स खरीदा हो, स्टील, एक बेस बनाने के लिए, क्योंकि मशीनरी बड़ी मशीनरी है इंस्टॉल करने के लिए, तो ये फाउंडेशन भी प्लांट एंड मशीनरी माना जाएगा। मतलब क्या? मतलब कोई भी इनपुट, ओके, कोई भी इनपुट्स, कैपिटल गुड्स या इनपुट सर्विस आपने ये बनाने के लिए खरीदा होगा या इसका बेस बनाने के लिए खरीदा होगा तो आपको आईटीसी दे दिया जाएगा। लेकिन क्या नहीं मिलेगा, ये स्टार करना, क्या एक्सक्लूड होगा, क्या प्लांट एंड मशीनरी में नहीं आएगा। अब देखो एक बात समझना, अगर आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी प्लांट एंड मशीनरी होगी, बोलो मेरे साथ, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी प्लांट एंड मशीनरी होगी तो आपको आईटीसी अलाउड है। किसका आईटीसी अलाउड है? वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस ली होगी वो प्लांट एंड मशीनरी बनाने के लिए, या कोई गुड्स और सर्विस खरीदा होगा वो प्लांट एंड मशीनरी बनाने के लिए, तो आपको आईटीसी अलाउड है। लेकिन प्लांट एंड मशीनरी जो है से क्या एक्सक्लूड होगा, कौन सी चीजें प्लांट एंड मशीनरी नहीं मानी जाएगी? हमारी गवर्नमेंट कहती है कोई भी लैंड या बिल्डिंग, कोई भी बिल्डिंग, ओके, या सिविल स्ट्रक्चर प्लांट एंड मशीनरी नहीं मानी जाएगी, प्लांट एंड मशीनरी नहीं मानी जाएगी। ओके, तो बिल्डिंग को आप प्लांट नहीं कह सकते, ओके, या अदर सिविल स्ट्रक्चर को आप प्लांट नहीं कर सकते। टेलीकम्युनिकेशन टावर इंपॉर्टेंट आ सकता है, अगर कोई यहाँ पे टेलीकॉम सेक्टर, बीएसएनएल हो, जियो हो, टावर बना रहा है इमूवेबल, तो इमूवेबल जो टावर बना रहा है वो प्लांट एंड मशीनरी नहीं माना जाएगा। और पाइपलाइन लेड आउटसाइड द फैक्ट्री, ये LAID चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक हुई, वहां करेक्ट कर लो। ओके, टाइपिंग मिस्टेक हुई, वहां करेक्ट कर लो, लेड आउटसाइड द फैक्ट्री। ओके, लेड आउटसाइड द फैक्ट्री होगी, ओके, तो वो जो है यहाँ पे कोई पाइपलाइन फैक्ट्री के बाहर बिछाई होगी, फैक्ट्री के बाहर है, तो वो भी प्लांट एंड मशीनरी नहीं माना जाएगा। मतलब क्या हुआ कि अगर ये तीन बातें प्लांट एंड मशीनरी नहीं मानी जाएगी तो इसमें अगर आप ओके वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट या कोई भी गुड्स और सर्विसेज ओके ये इसके लिए यूज करते हो तो उसके आईटीसी आपको नहीं मिलेंगे, उसके आईटीसी नहीं मिलेंगे। ये पॉइंट समझा क्या भाई साहब? बहुत ट्रिकी पॉइंट था, समझा होगा तो जरूर जवाब देना, यस लिखना। ओके, समझाओ तो ये अच्छे से पढ़ के जाना, ये तीन चीजें प्लांट एंड मशीनरी नहीं मानी जाएगी, इसलिए आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। लेकिन मैं आपको आप बता दूं, ये हमने देखा कि भाई प्लांट एंड मशीनरी का अलाउड है पर कुछ केस में अलाउड नहीं है, और ये डेफिनेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी हमने देखा। अब दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, क्या? ओके, जैसे हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि भाई वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है, ओके, या फिर गुड्स और सर्विस है, तो इसके आईटीसी नहीं मिलते हैं। किसके लिए यूज किया? कंस्ट्रक्शन के लिए, और कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए। अब देखो कंस्ट्रक्शन यानी क्या, कंस्ट्रक्शन क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्शन ये कहते हैं, कंस्ट्रक्शन इंक्लूड्स reconstruction, renovation, addition, alteration, repairs to the extent of capitalization, underline, to the extent of capitalization, ये कंस्ट्रक्शन की डेफिनेशन है। मतलब क्या? मतलब थोड़ा आपको बता दूं कि समझ लो। ओके, कंस्ट्रक्शन यानी क्या? जैसे बिल्डिंग मैंने बनाई, अब बिल्डिंग बनाते वक्त सीमेंट खरीदा, ब्रिक्स खरीदी, स्टील खरीदा, जिस पर जीएसटी लग के आया, नहीं लिया क्रेडिट, ओके, उसके क्रेडिट नहीं मिले, नहीं लिया, ब्लॉक क्रेडिट थे, चलो, पर फिर बाद में उसको रिपेयर करवाया,
तो जो मैंने बिल्डिंग को रिपेयर या मेंटेनेंस करवाया उसके लिए खरीदा। अब मैं कंस्ट्रक्शन नहीं करवा रहा हूं, मैं रिपेयर करवा रहा हूं, रिनोवेशन करवा रहा हूं और उसके लिए मटेरियल खरीद रहा हूं, तो क्या उसके क्रेडिट मिलेंगे क्या? नहीं। ओके, मतलब कंस्ट्रक्शन में सिर्फ बेसिक कंस्ट्रक्शन मत समझना, कंस्ट्रक्शन इंक्लूड्स रिपेयर, मेंटेनेंस वगैरह। तो अगर आपकी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी और वो इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये मेरी बात सुनना, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी ओके बेसिक कंस्ट्रक्शन हो, रिनोवेशन हो, रिपेयर्स हो वगैरह, उसके क्रेडिट आपको नहीं मिलेंगे, प्रोवाइडेड दैट उसकी वैल्यू आपने असेट साइड में कैपिटलाइज की हो। आपने कैपिटलाइज किया होगा और वो आपने बिल्डिंग के वैल्यू में ऐड कर दिया हो, तो कैपिटलाइज कर दिया तो उसके आपको आईटीसी नहीं मिलेंगे। ये बात समझ में आई क्या? लेकिन अगर वो एक्सपेंसेस आपने कैपिटलाइज नहीं किए एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड पॉलिसीज, आपने रेवेन्यू एक्सपेंसेस ट्रीट किए, मतलब रिपेयर, जैसे यहाँ पे 2 टाइल्स निकल गई, 2 टाइल्स निकल गई तो मैंने क्या कहा कि भाई इसका रिपेयर करवाना, कितना? 500 रुपया। अब ये 500 रुपया ओके नो डाउट बिल्डिंग के 2 टाइल्स पे खर्चा किया, पर ये जो 2 टाइल्स मैंने रिपेयर करवाई 500 रुपए था, पेटी कैश पेटी एक्सपेंसेस था, कैपिटलाइज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कोई बड़ा एक्सपेंस नहीं था, मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर दिया। ओके, रिपेयर, मेंटेनेंस, नॉर्मल एक्सपेंसेस। अगर तुमने वो कैपिटलाइज नहीं किया होगा तो फिर आईटीसी मिलेगा। ये पॉइंट को समझना, ट्रिकी पॉइंट है। और मैं कह रहा हूं, मैं जो ये ट्रिकी पॉइंट बता रहा हूं इंटर लेवल पे आज इंपॉर्टेंट है, भाई साहब उन्होंने बता दिया कि हमारी लेवल क्या है। ओके, तो आपको उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। तो वो क्या कहते हैं कि भाई आप कैपिटलाइज करोगे तो आईटीसी नहीं, बट ओके आपने उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट किया एज पर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, गैप मतलब जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट किया तो आपको आईटीसी अलाउ कर दिया जाएगा। तो ओके, तो व्हाट इज द टेक अवे? ये आदत ही लगाना पढ़ने के बाद, व्हाट इज द टेक अवे? टेक अवे, फर्स्ट पॉइंट, कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी क्रेडिट अलाउड नहीं है, फर्स्ट टेक अवे डन। दूसरा, प्लांट एंड मशीनरी के लिए होगा तो अलाउड है, ठीक है। थर्ड, प्लांट एंड मशीनरी में ओके लैंड, बिल्डिंग, टेलीकम्युनिकेशन टावर और पाइपलाइन आउटसाइड द फैक्ट्री नहीं आती है, ठीक है। चौथा टेक अवे, ओके जो रिस्ट्रिक्शन है इमूवेबल प्रॉपर्टी का, वो रिनोवेशन, रिपेयर्स के लिए भी खरीदा, रिपेयर्स की एडजस्टमेंट आएगी, रिपेयर्स के लिए खरीदा तो भी मिलेगा, नहीं मिलेगा अगर वैल्यू कैपिटलाइज होगी, कैपिटलाइज नहीं होगी तो आईटीसी मिल जाएगा। ये 5 टेक अवे है। ओके, अगर आपको समझा होगा तो डन 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 डन। ओके, तो ये था रिगार्डिंग टू सी और डी क्लॉज। बाकी अदर ये इतने ब्लॉक क्रेडिट इंपॉर्टेंट है, बाकी तो सिंपल है। बाकी तो मैं आपको बता दूं, गुड्स और सर्विसेज। अब आ जाओ ई क्लॉज 17.5 ई, ये क्लॉज में आ जाओ। गुड्स और सर्विसेज, ध्यान से सुनो, गुड्स और सर्विसेज बोथ ऑन विच टैक्स हैज बीन पेड अंडर सेक्शन 10। अगर आपने कंपोजिशन स्कीम वाले से खरीदा, अगर कंपोजिशन सप्लायर से कंपोजिट टैक्स इनवॉइस लगाकर दे रहा है जो नहीं देना चाहिए था, सो रिसिपिएंट उस टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलेगा। अगर आपने ऐसे कंपोजिशन सप्लायर से खरीदा ओके जो 1% 5% में, अब वो तो टैक्स नहीं लगा सकता क्योंकि उसका बिल ऑफ सप्लाई होता है, पर उससे आपने खरीद लिया तो रिसिपिएंट को आईटीसी नहीं मिलेगा। हाँ, ये इंपॉर्टेंट करना, गुड्स और सर्विसेज और बोथ रिसीव्ड बाय एनआरटीपी, सीटीपी क्रेडिट ले सकता है। मेरा स्टेटमेंट सुनना, सीटीपी मतलब कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। ओके, तो सीटीपी यहां पे क्रेडिट ले सकता है। कौन क्रेडिट नहीं ले सकता? एनआरटीपी। ओके, एनआरटीपी मतलब कौन सा? नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। तो ओके, गुड्स और सर्विसेज और बोथ रिसीव्ड बाय एनआरटीपी, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, तो उसको आईटीसी नहीं है। ओके, अब इसमें एक रिमार्क है, आईटीसी अवेलेबल ऑन इंपोर्टेड गुड्स बाय एनआरटीपी। अब सर ये बात समझाओ ना, कभी समझ लो नॉन रेसिडेंट पर्सन आया इंडिया में, कोई टेम्पररी पीरियड के लिए आया होगा एग्जीबिशन में, और वो यहाँ आके बिजनेस करता है तो उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। कोई इंडिया के बाहर का बंदा इंडिया में टेम्पररी बिजनेस करने आता है तो उसको जीएसटी में टेम्पररी रजिस्ट्रेशन एज ए एनआरटीपी लेना पड़ता है। अब उसने बाहर से कोई गुड्स लाए होंगे, तो जो इंपोर्टेड गुड्स पे वो यहाँ पे आईजीएसटी देता है, उसका क्रेडिट मिलेगा। किसके क्रेडिट नहीं मिलेंगे? फिर वो इंडिया में बाकी जो गुड्स खरीदता है, बाकी सर्विसेज खरीदता है, भाई एग्जीबिशन में ओके उसने जगह ली, उसका पेमेंट किया, होटल में रुका, उसका पेमेंट किया, ओके तो बाकी जो गुड्स और सर्विसेज इंडिया में खरीदेगा उसके क्रेडिट्स उसको नहीं मिलेंगे। लेकिन हाँ ओके, वो जो इंपोर्ट करके आईजीएसटी जो लगा है उसके क्रेडिट उसको मिल जाएंगे। उसके बाद में बेटा नेक्स्ट देखो वो क्या कहते हैं, गुड्स और सर्विसेज रिसीव्ड बाय टैक्सेबल पर्सन विच आर यूज और इंटेंडेड टू बी यूज फॉर सीएसआर एक्टिविटी। हाँ,
कोई भी बिजनेस में होते हैं ना, अब मैं समझ लो CSR एक्टिविटी के एक्सपेंसेस मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करता हूँ, समझ लो ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में CSR एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, तो खर्चे मेरे, पर जो भी CSR पे खर्चे हो गए उसके क्रेडिट आपको नहीं मिलेंगे, इवन दो यूज इन द बिजनेस, CSR के नहीं मिलेंगे आपको। उसके बाद में गुड्स और सर्विसेज और बोथ यूज फॉर पर्सनल कंजम्पशन, अगर आप पर्सनल पर्पस के लिए यूज करोगे तो वैसे भी क्रेडिट नहीं है, ओके, बिजनेस के लिए होगा तो यूज करेंगे, और उसमें भी ये सारे ब्लॉक क्रेडिट हम देख रहे हैं, ओके, तो वो क्रेडिट नहीं मिलेंगे। चलिए, उसके बाद में मैं आपको जो है ये बता देना चाहता हूं कि यहाँ लास्ट 17.5H ये इंपॉर्टेंट है, ये इस पर बहुत सी बार एडजस्टमेंट उन्होंने पूछी है, ये इंपॉर्टेंट है। 17.5H क्या कहता है? 17.5H कहता है, ओके, गुड्स लॉस्ट, डिस्ट्रॉयड, स्टोलन, रिटर्न ऑफ वोनली और पार्टली। अगर आपने कोई स्टॉक खरीदा है, ओके, समझ लो ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ओके, सुनिएगा, ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मैंने कोई गुड्स की परचेसेस की होगी और उसका क्लोजिंग स्टॉक बाकी होगा, ओके, या फिर मैंने कोई स्टेशनरी वगैरह खरीदा होगा और उसका क्लोजिंग स्टॉक बाकी होगा। तो अब ये जो है, मैंने जब खरीदा था, परचेस किया था, तब ITC ले लिए होगे, और तब मैंने ITC ले लिए, और ITC में 1 to 1 तो कोरिलेशन होता नहीं है। वंस यू हैव टेकन द ITC यू कैन यूटिलाइज फॉर एनी पर्पस अगेंस्ट पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाई। तो आपने ITC ले लिया, अब वो अभी तक यूज नहीं हुआ, ठीक है ना, यूज नहीं हुआ, पर इंटेंडेड टू बी यूज होगा तो भी क्रेडिट मिल जाते हैं, तो वो स्टॉक में पड़ा हुआ है, वो स्टॉक में पड़ा हुआ है, पर इंटेंडेड टू बी यूज है, तो ठीक है, जब तक स्टॉक में भी पड़ा होगा तो भी आपको क्रेडिट तो तभी मिल जाता है तब आपने परचेस किया। लेकिन अब समझ लो आपके गुड्स जो स्टॉक में है वो लॉस्ट हो गए, ओके, लॉस्ट हो गए, स्टोलन हो गए, चोरी चले गए, डिस्ट्रॉय हो गए, ओके, डिस्ट्रॉय हो गए, तो जो गुड्स आपके, ओके, लॉस्ट, स्टोलन, डिस्ट्रॉयड है, सुनना, लॉस्ट, स्टोलन, डिस्ट्रॉयड है, तो ये जो भी गुड्स है आपके लॉस्ट, स्टोलन, डिस्ट्रॉयड, अब ये केस में क्या होगा बेटा, ये केस में जो लिए हुए ITC है वो आपको रिवर्स करने पड़ेंगे, या आपने राइट ऑफ भी कर दिया, कभी कभी क्लोजिंग स्टॉक आप राइट ऑफ कर देते हो, ओके, राइट ऑफ कर देते हो, तो आपने राइट ऑफ भी कर दिया होगा तो भी आपको ITC लिए हुए रिवर्स करने पड़ते हैं। ये पॉइंट समझा क्या? ओके, समझा होगा तो बोलो यस। आपने लिए हुए गुड्स लॉस्ट हो गए, फायर ब्रोक आउट, चोरी चले गए, भाई आग में आग लग गई, खराब हो गए, लॉस्ट हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, चोरी गए, या राइट ऑफ कर दिया, तो नो ITC अवेलेबल, और इफ ITC अवेल्ड, अगर आपने ले लिए होगे, देन इट नीड टू बी रिवर्स, ओके, इट नीड टू बी रिवर्स, क्लियर। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, ओके, स्टार करना बहुत अच्छी, ओके, थोड़ा आपको डिटेल में बताऊंगा। गुड्स आपके स्टॉक में थे, समझ लो आपके क्लोजिंग स्टॉक में गुड्स पड़े हैं, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक में गुड्स पड़े हैं, और वो क्लोजिंग स्टॉक के गुड्स आपने गिफ्ट कर दिए किसी को, गिफ्ट कर दिए, या आपने सैंपल दे दिए, फ्री सैंपल, आपने फ्री सैंपल दे दिया। अब गवर्नमेंट क्या कहती है, अगर आपने परचेसेस पे ITC ले ली, ये भाई आपने परचेसेस की हुई है और उसके ITC आपने लिए हुए हैं, और वो गुड्स जो स्टॉक में पड़े थे वो गिफ्ट कर दिए भाई, या फ्री सैंपल दे दिए, तो अब दो सिचुएशन गवर्नमेंट ने कहा है, देखो, एक तो अगर कोई गुड्स आप गिफ्ट देते हो और सैंपल देते हो और वो पहले से पता है कि आप गिफ्ट देने वाले हो, ओके, तो ITC लो ही मत। जैसे अभी दिवाली के लिए, दिवाली के हमने खर्चे किए, बहुत से हमारे एसोसिएटेड चैनल पार्टनर से उनके लिए गिफ्ट खरीदे, हमने फैकल्टीज के लिए गिफ्ट खरीदे, ओके, तो अब समझ लो मैंने कोई गिफ्ट खरीदा, या रैंकर्स है, रैंकर्स के लिए ट्रॉफी खरीदी, ओके, सर्टिफिकेट खरीदे, तो ये जो पहले से गिफ्ट जाने वाला है उसके क्रेडिट मत लो, इवन दो इट्स अ बिजनेस एक्सपेंसेस, ओके, डोंट टेक द क्रेडिट। और अगर, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपने क्रेडिट ले लिया, क्योंकि जब आपने खरीदा था तब पता नहीं था ये गिफ्ट है, गिफ्ट है, तो आपने क्रेडिट ले लिया समझ लो, तो अब लॉ क्या कहता है, इफ ITC इज टेकन ऑन सच गुड्स, तो शेड्यूल 1 पैरा 1 लग जाएगा, और वो केस में आपको ITC भी रिवर्स मत करना, स्पेशली गिफ्ट और सैंपल के लिए ITC रिवर्स मत करना। अगर आपने उसके ITC ले लिए तो फिर यहां शेड्यूल 1 पैरा 1 लग जाता है, और शेड्यूल 1 पैरा 1 कहता है परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट ऑन विच ITC इज टेकन, आई रिपीट,
परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट ऑन विच आईटीसी इज टेकन, तो वो सप्लाई मान लिया जाएगा। मतलब क्या, मतलब अगर आपने कोई गुड्स खरीदा और और ये आईटीसी ले लिया था और बाद में आपने फ्री दे दिया, आपने फ्री दे दिया, मतलब ये परमानेंट ट्रांसफर कर दिया। और ये परमानेंट ट्रांसफर आपने जो किया जिसके ऊपर आईटीसी लिया हुआ है, तो ये सप्लाई मान लिया जाएगा, और ये सप्लाई मान लिया जाएगा तो इसके ऊपर जीएसटी आ जाएगा। आपको आईटीसी रिवर्स करने की जरूरत नहीं, फिर आपको जीएसटी देना पड़ेगा। ये पॉइंट समझा क्या? ये ट्रिकी पॉइंट था, जितने भी स्टूडेंट कनेक्टेड है ना, बोलो ये समझा होगा तो यस सर। तो चलो स्पेशली ये टेक अवे लेना। सुनो, अगर गुड्स लॉस, डिस्ट्रॉयड, स्टोलन, रिटर्न ऑफ हुआ तो आईटीसी नहीं मिलेंगे, लिए होगे तो रिवर्स कर देना। लेकिन गुड्स अगर आपने फ्री सैंपल या डिस्ट्रीब्यूशन बांटा होगा तो प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त तो पहले आप यही लोगे, आईटीसी नहीं मिलेंगे, नो आईटीसी लो ही मत। और अगर आईटीसी ले लिया होगा, सुनो मेरी बात, अगर आईटीसी ले लिया होगा तो फिर जो आउटवर्ड तुमने फ्री गिफ्ट दिया वो जीएसटी में आ जाएगा, रिवर्स करने की जरूरत नहीं, वो जीएसटी में आ जाएगा। डन। तो ये हमने देखा। बाकी देखो, ये एक मैं लेना चाहूंगा सर्कुलर, अच्छा है, आईटीसी एंटाइटलमेंट फॉर इंश्योरेंस कंपनी ऑन मोटर व्हीकल रिपेयर्स इन रीइंबर्समेंट क्लेम। तो देखो यहाँ पे आईटीसी एंटाइटलमेंट फॉर इंश्योरेंस कंपनी ऑन मोटर व्हीकल, सर हमने, अरे वो करो ना चैप्टर जो मैंने ऑलरेडी रिवीजन किए हुए हैं, वो टाइम निकालो, फटाफट देख लो, सप्लाई, आरसीएम है, बहुत अच्छे चैप्टर मैंने किए हैं, तो टाइम निकाल के वो रिवाइज कर लो ना। ठीक है, अब देखो हम थोड़ा इंश्योरेंस कंपनी की बात करेंगे। जनरल इंश्योरेंस ऑफ मोटर। अब इंश्योरेंस कंपनी क्या है? मोटर व्हीकल का जनरल इंश्योरेंस निकालती है। समझ लो आपने कोई मोटर व्हीकल खरीदा, और आपने मोटर व्हीकल खरीद, या ध्यान से सुनना, आपने कोई मोटर व्हीकल खरीदा, चलो कोई बात नहीं, अब समझ लो ये हो आप, और आपने कोई मोटर व्हीकल खरीदा, कोई रीजन के वजह से आपके मोटर व्हीकल का यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, डैमेज हो गया, कोई पार्ट खराब हो गया, नया मोटर व्हीकल है, बाइक है, कार है, करोगे क्या? आप जाओगे गैरेज में, और गैरेज में जाके रिपेयर करवाओगे। लेकिन अगर वो वारंटी में होगा, अगर यहाँ पे, या उसका इंश्योरेंस होगा, तो आप क्या गए, थोड़ा एग्जाम्पल को जूम करता हूँ यहाँ पे, और ये देखो, ये आप गए अपना कार लेके गए और एक गैरेज में गए और गैरेज में रिपेयर करवाया। अब क्या करोगे? आपने तो इंश्योरेंस निकाला है, किससे निकाला है इंश्योरेंस? इंश्योरेंस कंपनी से। फोकस इंश्योरेंस कंपनी पे रखना, फोकस इंश्योरेंस कंपनी पे रखना, ठीक है। अब जब आप इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस आपको मिलेगा उसका जो भी डैमेज हुआ, पर इंश्योरेंस कंपनी के दो तरीके हैं आपको क्लेम देने के। पहला तरीका क्या है? हैंडलिंग ऑफ रिपेयर एंड डैमेज कॉस्ट थ्रू कैशलेस मोड। सुना, एक है कैशलेस मोड और दूसरा जो है रिम्बर्समेंट मोड। अब ये कैशलेस क्या होता है कि भाई आप जाओ हमारे ऑथराइज गैरेज में दे दो, या कोई भी गैरेज में दे दो, और वो जो है क्लेम फाइल कर दो, तो इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्ट उसको पेमेंट कर देगी गैरेज वालों को, आपको कैश एंगेज करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे केस में प्रोसेस क्या होती है? गैरेज वाला जो भी रिपेयर का, डैमेज का इनवॉइस है, वो डायरेक्ट इंश्योरेंस कंपनी को देता है और इंश्योरेंस कंपनी उसको पेमेंट कर देती है। तो इनवॉइस डायरेक्ट किसको मिल जाता है? इंश्योरेंस कंपनी को, और इंश्योरेंस कंपनी पेमेंट कर देती है। रिम्बर्समेंट मेथड में क्या होता है? अगर मैं सेकंड वाला लूं तो रिम्बर्स मेथड में क्या होता है? रिम्बर्स मेथड में आप जाते हो, आप रिपेयर करवाते हो, आपके नाम का इनवॉइस आता है, आप पेमेंट करते हो, और फिर इंश्योरेंस क्लेम में सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो, वो होता है रिम्बर्समेंट मेथड। तो देखो, अब कैशलेस मेथड और रिम्बर्समेंट मेथड इंश्योरेंस कंपनी के लिए जीएसटी लायबिलिटी कैसे आएगी? तो हमारा गवर्नमेंट क्या कहता है? आईटीसी टू इंश्योरेंस कंपनी ऑन इनवॉइस ऑफ गैरेज फॉर रिपेयर्स। भाई गैरेज वाले से डायरेक्ट इनवॉइस इंश्योरेंस कंपनी को मिला, तो क्या इंश्योरेंस कंपनी ये गैरेज वाले का जो इनवॉइस का पेमेंट कर रही है, क्या इसका आईटीसी ले सकती है? तो लॉ ये कहता है 17(5) में वो ब्लॉक नहीं है, इनवॉइस इन द नेम ऑफ इंश्योरेंस कंपनी है, यूज इन आउटवर्ड सप्लाई है, इंश्योरेंस कंपनी को आईटीसी मिल जाएगा। सुनिए, इंश्योरेंस कंपनी को आईटीसी मिल जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अगर वो रिम्बर्समेंट मोड में होगा तो मतलब क्या? हमने इनवॉइस लिया, हमने पेमेंट किया, इनवॉइस हमारे नाम पे है, और बाद में रीइंश्योरेंस कंपनी से हम जो है क्लेम ले रहे हैं। अब बाद में अगर हम रीइंश्योरेंस कंपनी से क्लेम ले रहे हैं तो क्या ये जो गैरेज वाले का बिल है, इंश्योरेंस कंपनी, इसका इंश्योरेंस कंपनी आईटीसी ले सकती है क्या?
तो आंसर कि वो ब्लॉक तो नहीं है, पर आईटीसी क्यों नहीं ले सकती है? इनवॉइस नॉट इन द नेम ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, यहां इनवॉइस इंश्योरेंस कंपनी के नाम का नहीं है, इसलिए वो इनएलिजिबल हो गई। ब्लॉक नहीं है, लेकिन इनवॉइस भी आपके नाम का होना चाहिए ना। अगर इंश्योरेंस कंपनी को आईटीसी चाहिए तो इनवॉइस उसके नाम का होना चाहिए था, और उसके नाम का इनवॉइस नहीं है दोस्तों यहाँ पे, तो फिर इंश्योरेंस कंपनी कैसे आईटीसी ले पाएगी उसका? ये समझा क्या? ये एक सर्कुलर अच्छे से पढ़ के जाना। चलिए, तो ये हमने देखा सारे ब्लॉक क्रेडिट। अब ये जो थोड़ा लास्ट डिस्कशन है, ये लास्ट डिस्कशन हम देखेंगे अवेलमेंट एंड रिवर्सल ऑफ क्रेडिट। ओके, अब एक काम करो, कुछ क्वेश्चंस पे आ जाओ। ओके, कुछ क्वेश्चंस पे आ जाओ, थोड़ा आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड कर देता हूं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये इंपॉर्टेंट मार्क करना, कुछ मैं डिस्कस करूंगा, कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, ये रैपिड रिवीजन है, सारा कुछ डिस्कशन करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलो अब ये देखो, ये क्वेश्चन क्या था? ये क्वेश्चन था बिल्ड टू शिप टू मॉडल का। ओके, यहाँ पे, और बिल्ड टू शिप टू मॉडल पे मुझे लगता है कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बिल्ड टू शिप टू मॉडल में रफ में आप एक ट्रायंगल बनाना, और रफ में ट्रायंगल बना के सोच के आंसर लिखना। देखो, Messrs. Diwan and Sons of New Delhi has placed an order of 250 kg of plastic granules to at the rate 50 per kg exclusive of GST to Karim and Brothers of Noida यूपी। मतलब एक करीम और ब्रदर्स है, यूपी का है, इसको ऑर्डर दी दीवान एंड सन्स ने। दीवान एंड सन्स दिल्ली का है। ओके, दीवान एंड सन्स ने इसको ऑर्डर दिया, ओके, गुड्स बनाने का। ओके, तो करीम एंड ब्रदर्स हैज अग्रीड टू डिलीवर गुड्स एट वेयर हाउस ऑफ दीवान एंड सन्स एट न्यू दिल्ली। ठीक है, ओके, करीम एंड ब्रदर्स ने कहा कि मैं तुझे गुड्स दे दूंगा। While the order was getting packed, जब करीम एंड ब्रदर्स उसको पैक कर रहा था एट द फैक्ट्री ऑफ करीम एंड ब्रदर्स, दीवान एंड सन्स गॉट द ऑर्डर फ्रॉम शुभ लक्ष्मी सेल्स ऑफ हरपुर यूपी। अब देखो, ये दीवान एंड सन्स को शुभ लक्ष्मी से, जो यूपी का था, वहां से ऑर्डर आ गई, हरपुर यूपी। ओके, ऑफ 250 kg ऑफ प्लास्टिक ग्रैन्यूल्स ऑफ 60 kg इन ऑर्डर टू सेव द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। भाई अब वो क्या है, दिल्ली में बुलाना, फिर वापस यूपी में भेजना, अननेसेसरी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग जाएगी। इन ऑर्डर टू सेव द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, मिसेस दीवान एंड सन आस्क्ड मिसेस करीम एंड ब्रदर्स डायरेक्टली डिलीवर्ड प्लास्टिक ग्रैन्यूल टू शुभ लक्ष्मी सेल। तो दीवान एंड सन्स ने डायरेक्ट किया कि भाई तू मुझे मत भेज, ये डायरेक्टली अब तो शुभ लक्ष्मी को भेज दे, ट्रक में लोड करके, ओके, शुभ लक्ष्मी को भेज दे। कुछ याद आया? ओके, कुछ याद आया आपको? ठीक है, accordingly Mr. Karim and Brothers has delivered the plastic, okay, granules at the godown of Shubha Lakshmi Sales at Harpur. Examine the availability of ITC with Messrs. Diwan and Sons, और एक करेक्शन कर लेना, दीवान एंड सन्स, और दूसरा ओके वहां पे मेसर्स करीम नहीं, शुभ लक्ष्मी, शुभ कामना, सॉरी, शुभ कामना सेल्स, शुभ लक्ष्मी नहीं, शुभ कामना सेल्स। तो ऐसा ट्रायंगल बना कि हो गया बिल टू। अब देखो यहाँ क्या होता है, यहाँ दो इनवॉइस होते हैं, एक इनवॉइस ये I1 और ये एक इनवॉइस ये I2। ओके, क्योंकि पहला इनवॉइस करीम को शुभ कामना से क्या लेना देना, ओके, वो बोलता है मेरे पास बहुत सी कामना है, तो ऐसे केस में करीम को शुभ कामना से लेने की कोई जरूरत नहीं है। करीम जो है वो तो उसका तो बायर दीवान है ना, दीवान ने ऑर्डर दिया पहला इनवॉइस, और दीवान और यहाँ पे शुभ कामना, ऐसे दो जो है इनवॉइस बनेंगे। तो वो क्या कहते हैं, वो कह रहे हैं कि भाई दीवान एंड सन्स को आईटीसी की एलिजिबिलिटी होगी क्या, उसको तो रिसीव नहीं हुआ, और क्या शुभ कामना को मिलेगा क्या? अगेन अब देखो यहाँ पे आपको प्रैक्टिस कैसे करनी पड़ेगी, आपको जो है लीगल प्रोविजन प्रॉपरली लिखना है, केयरफुली पढ़ना है, बिल टू शिप टू मॉडल के बारे में बताना है, और कब आईटीसी मिलेगा। तो इन गिवन केस गुड्स हैव बीन डिलीवर्ड बाय, अब देखो लॉ क्या पढ़ा था हमने, लॉ ये पढ़ा था, पहले दीवान एंड सन्स का आईटीसी देखते हैं। ओके, व्हेन डीम्ड टू बी रिसीव्ड माना जाएगा जब करीम, ओके, जब करीम यहाँ पे डिलीवर्ड कर देगा किसको, शुभ कामना को। तो जब करीम शुभ कामना सेल्स को डिलीवर्ड कर देगा, ओके, सेल्स को डिलीवर्ड कर देगा ऑन द डायरेक्शन ऑफ दीवान, तब गुड्स डीम टू बी रिसीव्ड माना जाएगा, तो दीवान एंड सन्स को तब आईटीसी मिल जाएगा। और शुभ कामना को तो वो एक्चुअल रिसीव हो रहा है, ओके, तो शुभ कामना को जब एक्चुअली रिसीव हो जाएगा तो उसको भी आईटीसी मिल जाएगा। और ये आईटीसी के कैलकुलेशन यहाँ पे देख लेना, इजी लगा, इजी लगा होगा तो इजेड इजेड टाइप करो। ये एक अच्छा क्वेश्चन था जो रिपीट हो सकता है, और स्टडी मैट में हमारी ये है आने के लिए तड़प रहा है, ओके, आने के लिए तड़प रहा है। उसके बाद में अगर हम बात करें, ओके, यहाँ पे हाँ,
तो अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये भी आने के लिए तड़प रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 स्टार करना। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 वो आपके बुक में मिल जाएगा, थोड़ा सर्च करोगे तो। ओके, यहाँ पे ये देखो, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड इज एंगेज इन द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियरली नहीं समझोगे तो टाइम लिमिट, कैंसलेशन ऑफ ऑर्डर, ओके, मतलब आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, वो 2-3 बार पढ़ना, ये क्वेश्चन को पढ़ना, डेफिनेटली आपको समझ जाएगा। देखो, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड इज एंगेज इन द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, ठीक है, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 20XX-XY द कंपनी जीएसटी रजिस्ट्रेशन वाज कैंसल ऑन 15th अगस्त XX, ठीक है, 15 अगस्त को उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ। सब्सिक्वेंटली कैंसलेशन वाज रिवोक ऑन 5th February 20XY, मतलब नेक्स्ट ईयर के फरवरी में रिवोक हुआ बाय एन ऑर्डर फ्रॉम अपीलेट अथॉरिटी, मतलब कैंसिल हुआ रजिस्ट्रेशन फिर रिवोक हुआ। उसके बाद में एबीसी प्राइवेट लिमिटेड फाइल रिटर्न फॉर द पीरियड फॉर विच रजिस्ट्रेशन स्टूड कैंसिल ऑन 25th February। अब लॉ क्या कहता है कि जब भी आपका रिवोक होगा वहां से 30 दिन के अंदर आपने रिटर्न फाइल करना चाहिए, ये कैंसलेशन पीरियड का। उसने रिटर्न भी फाइल किया कैंसलेशन पीरियड का। एबीसी प्राइवेट लिमिटेड हैज इनवॉइस डेटेड 20th जुलाई। अब ये 20th जुलाई का इनवॉइस जो था वो कैंसलेशन के पहले का था। अब कैंसलेशन के पहले का मतलब आपका कैंसलेशन कब हुआ, 15 अगस्त को हुआ, उसके पहले का इनवॉइस था। ओके, उसके पहले का इनवॉइस था। तो जो एक इनवॉइस था 20th जुलाई का, ओके, 20XX ऑफ गुड सप्लाइड वर्थ ₹1 लाख। कैन एबीसी प्राइवेट लिमिटेड क्लेम आईटीसी ऑफ द इनवॉइस डेटेड ऑन 20th जुलाई, जो उसका क्रेडिट लेना रह गया था, क्या वो आईटीसी ले सकता है? इफ यस, व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर द सेम? नोट, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड हैज फर्निश एनुअल रिटर्न 15th दिसंबर को। अब देखो लॉ क्या कहता है, लॉ ये कहता है कि आपकी जो नॉर्मल टाइम लिमिट है, ओके, नॉर्मल टाइम लिमिट, अब नॉर्मल टाइम लिमिट जो होगी, ओके, दैट सॉरी नॉर्मल टाइम लिमिट, ओके, वो कौन सी है, वो कौन सी है, सब्सिक्वेंट ईयर के, ओके, सब्सिक्वेंट ईयर के 30th नवंबर। अब इनवॉइस की डेट है 20th जुलाई 20XX, मतलब ये ईयर जो है 20XX था। अब सब्सिक्वेंट ईयर कब आएगा इसका, सब्सिक्वेंट ईयर आएगा, ओके, 30th नवंबर, ओके, 30th नवंबर XY। अब ये XX XY में कंफ्यूजन हो रहा है तो आपको ईयर आएगा, समझ लो ईयर आपका था 24-25, तो सब्सिक्वेंट ईयर आएगा 25-26, 30th नवंबर। और डेट ऑफ एनुअल रिटर्न, एनुअल रिटर्न था 15 दिसंबर का, 15 दिसंबर का एनुअल रिटर्न था XY का, तो इसमें से विच एवर इज अर्लियर, ये आपका नॉर्मल हुआ, तो विच एवर इज अर्लियर क्या आया आपका 30th नवंबर, 30th नवंबर अर्लियर आया, ठीक है, ये आपका नॉर्मल 1। और 2, और 2 क्या, जिस दिन आपने रिटर्न दिया कैंसलेशन पीरियड का, कब दिया, 25th Feb को रिटर्न दिया आपने, ओके, 20XY का, और इसमें से विच एवर इज लेटर, इन दोनों में से विच एवर इज लेटर, मतलब ये आपकी लास्ट डेट है 30th नवंबर, जो लेटर होगा लास्ट डेट होगा 30th नवंबर। इजी लगा क्या आपको? इजी, बस आपको प्रेजेंटेशन देखना है। आप आईटीसी ले सकते हो क्या? हाँ ले सकते हो। टाइम लिमिट क्या है, वो आपने टाइम लिमिट लिख दी 30th नवंबर, और डेट ऑफ फर्निशिंग एनुअल रिटर्न वो अर्लियर, और ओके, रिटर्न फाइलिंग डेट इसमें से जो है विच एवर इज लेटर होगा, लेटर ऑफ द फॉलोइंग, और अकॉर्डिंगली आंसर लिख देना। ये केस स्टडी एग्जाम में आ सकती है। इजी था तो बोलो यस सर, इजी था। चलो नेक्स्ट आ जाओ आप एक क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 30। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, मॉक टेस्ट पेपर का है, स्टार कर दो, मॉक टेस्ट पेपर का है। चलो मेरे साथ फटाफट डिस्कस कर लो। ए लिमिटेड प्रोक्योर्ड द फॉलोइंग गुड्स इन द मंथ ऑफ दिसंबर। दिसंबर में उसने गुड्स प्रोक्योर किया, ठीक है। तो ए लिमिटेड प्रोक्योर्ड द फॉलोइंग गुड्स इन द मंथ ऑफ दिसंबर। गुड्स यूज इन कंस्ट्रक्टिंग एन एडिशनल फ्लोर ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, ठीक है। बिल्डिंग के लिए, बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए गुड्स खरीदा। आईटीसी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ओ भाई साहब, जितने भी लोग कनेक्टेड है ठोको, ओके, यहाँ पे आंसर दो भाई, ओके, आंसर दो और लाइक भी ठोको। तो गुड्स यूज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ एडिशनल फ्लोर, आईटीसी मिलेगा क्या? नहीं, ओके, पर सिर्फ यस और नो से नहीं चलेगा, आपको रिमार्क देना पड़ेगा। एनी गुड्स यूज फॉर कंस्ट्रक्शन,
या आपके इसमें करेक्टेड होगा तो ठीक, नहीं तो वहां पर करेक्शन कर लेना। कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, आईटीसी ब्लॉक। बहुत सिंपल वे में क्या करो, जब भी आईटीसी क्वेश्चन के न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो रिमार्क पे प्रैक्टिस करो। रिमार्क पे जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको हेल्प होगा। तो ओके, आईटीसी नहीं मिलेगा, नो आईटीसी। नाउ गुड्स गिवन एज अ फ्री सैंपल टू प्रोस्पेक्टिव कस्टमर। अब देखो, पहला तो थॉट ये आना चाहिए, फ्री सैंपल है क्या, फ्री सैंपल है तो नो आईटीसी, नो आईटीसी, बस ये आना चाहिए। हाँ, अगर प्रॉब्लम में दिया हो कि उसका आईटीसी ले लिया था तो देन सप्लाई, अदरवाइज यही थॉट आना चाहिए, नो आईटीसी। ठीक है, तो इसका भी आईटीसी नहीं मिलेगा, ब्लॉक है। चलो नेक्स्ट क्या, ट्रक यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इनपुट। ट्रक है ना, मोटर व्हीकल खरीदा, पर किसके लिए, गुड्स के लिए, आईटीसी मिलेगा क्या, यस, इसका आईटीसी दे दिया जाएगा। उसके बाद में इनपुट्स यूज इन अ ट्रायल रन। देखो एक चीज बताओ क्या आपको, अब देखो ये जो एडजस्टमेंट है आपको कंफ्यूज करेगी, इनपुट्स यूज इन अ ट्रायल रन। अब आपको क्या लगता है ट्रायल रन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं सोचना, सोचने का तरीका कैसा होना चाहिए, टेक अवे क्या होना चाहिए आपका, ऑल गुड्स यूज इन द बिजनेस, आईटीसी अलाउड। हाँ, आपका टेक अवे ऐसा होना चाहिए, all goods used in the business, all goods used in the business, ITC allowed except block credit, except block credit। तो ऐसे केस में जहां तक देखा जाए तो क्या इसका आईटीसी मिलेगा क्या आपको, ओके बोलो, इसका आईटीसी मिलेगा कि यस, ऑल गुड्स यूज इन द बिजनेस एक्सेप्ट ब्लॉक। ब्लॉक में कहां लिखा है ट्रायल रन, कोई ट्रायल रन वगैरह ब्लॉक नहीं है, आईटीसी अलाउड। उसके बाद में कन्फेक्शनरी यानी फूड आइटम्स फॉर कंजम्पशन ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन अ फैक्ट्री, तो फूड, ब्यूरेजेस, आउटडोर कैटरिंग, इसके क्रेडिट ब्लॉक है, एक्सेप्ट सेम कैटेगरी ऑफ सप्लाई या कंपोजिट और मिक्स सप्लाई। तो क्या ये कन्फेक्शनरी सेल के लिए खरीदी क्या, नहीं। क्या ये कंपोजिट और मिक्स सप्लाई के लिए खरीदी क्या, नहीं। किसके लिए, एम्प्लॉय के लिए, नो आईटीसी, आईटीसी नहीं मिलेगा। ओके, आईटीसी नहीं मिलेगा। लेकिन यहां ऐसे एडजस्टमेंट होती क्या, कन्फेक्शनरी यूज ओके एज अ पार्ट ऑफ कंपोजिट सप्लाई, मिक्स सप्लाई, तो फिर दे देते, या कन्फेक्शनरी परचेज फॉर सेल तो दे देते, पर यहाँ पे एम्प्लॉय के लिए नहीं मिलेगा आईटीसी। उसके बाद में सीमेंट यूज फॉर मेकिंग फाउंडेशन या स्ट्रक्चरल सपोर्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, देखो कितनी अच्छी एडजस्टमेंट है, सीमेंट खरीदा ओके और वो प्लांट एंड मशीनरी के सपोर्ट के लिए खरीदा, बोलो क्रेडिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बहुत अच्छी एडजस्टमेंट, प्लांट एंड मशीनरी के सपोर्ट के लिए मिलेगा, अलाउड। ये हुई ना बात, भाई साहब मेरी रिवीजन सफल हो गई, ओके रिवीजन सफल हो गई, आपने इसका आंसर दे दिया, मतलब ओके सफल होगी, डन 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 डन, बोलो यस सर, ओके ये हुई ना बात। चलिए, तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस किया, एक इंपॉर्टेंट, हाँ क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा बाद में लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 14 बाद में लेता हूँ, 14 एंड 15 ये दो क्वेश्चन बाद में लेता हूँ। फिर आ जाओ आप एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, ये भी हो गया, हाँ क्वेश्चन नंबर 21 पे आओ, अच्छा क्वेश्चन है ये, स्टार करना, क्वेश्चन नंबर 21 पे आओ, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, देखो यहाँ दीना लिमिटेड वाला आपको मिल जाएगा, दीना लिमिटेड अ रजिस्टर्ड सप्लायर फ्रॉम महाराष्ट्र इज एंगेज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पैसेंजर ऑटोज, मैन्युफैक्चरर है पैसेंजर ऑटो, कंपनी उनका फिनिश गुड्स ही पैसेंजर ऑटो है, फिनिश गुड्स ही पैसेंजर ऑटो है। कंपनी प्रोवाइड्स फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ परचेस मेड सर्विसेज अवेल, ये जो भी परचेस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, असेट, जो भी परचेस किया बाय इट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च। अब एक एक स्टेप बाय स्टेप देखो, पहला परचेस ऑफ आयरन। अब देखो एक तरीका होता है पढ़ने का, क्या करना, पहला पढ़ लिया, फिर टेबल दिख रहा है, टेबल के नीचे का भी पढ़ लेना, ये भी इंफॉर्मेशन लेना, सो दैट आपको डिसीजन लेने के लिए आसानी होगी। टेबल का नीचे का पढ़ लेना, यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन आईटीसी अवेलेबल विद दीना लिमिटेड, मतलब सिर्फ आपको ये बताना आईटीसी कितना मिलेगा फॉर द मंथ ऑफ मार्च बाय गिविंग ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। हम एक्सप्लेनेशन के लिए मार्क्स रखेंगे, आपके रिमार्क के लिए मार्क्स रखेंगे, आपके रिमार्क्स अच्छे होने चाहिए। सब्जेक्ट टू इंफॉर्मेशन गिवन अबव, ऑल अदर कंडीशन नेसेसरी फॉर अवेलिंग आईटीसी हैव बीन फुलफिल्ड, ये समझना कि हमने सारी कंडीशन फुलफिल की है। चलो ओके कोई बात नहीं। परचेस ऑफ आयरन विच इज यूज एज अ रॉ मटेरियल, गुड्स वे रिसीव्ड इन 2 इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट इन मार्च और अप्रैल, हमारा मंथ है मार्च,
हमने रॉ मटेरियल खरीदा, रॉ मटेरियल के क्रेडिट तो मिलेंगे, ऑल गुड्स यूज इन द बिजनेस एक्सेप्ट ब्लॉक क्रेडिट, तो आपको आईटीसी मिल जाएंगे, तो नो डाउट आईटीसी तो मिलेंगे। बस ये 2 लाइन रट्टा मार लेना, ऑल गुड्स यूज इन द बिजनेस आईटीसी अलाउड एक्सेप्ट ब्लॉक क्रेडिट, रट्टा मारने का बिल्कुल। लेकिन ये इंस्टॉलमेंट में आ रहा है, लॉट में आ रहा है, बोलो भाई साहब ये लॉट में आ रहा है और इसका सेकंड लॉट अप्रैल में आएगा, क्रेडिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, मार्च में नहीं मिलेगा, नॉट इन मार्च, हम मार्च का बना रहे हैं, नॉट इन मार्च, इसका कब मिलेगा? जब लास्ट लॉट अप्रैल में आएगा तब मिलेगा, मार्च में तो नहीं मिलेगा। ओके चलिए, वेरी गुड। परचेस ऑफ एसेसरीज विच वर डिलीवर्ड डायरेक्टली टू द डीलर ऑफ द कंपनी ऑन द डायरेक्शन ऑफ दीना लिमिटेड, ओके ओनली इनवॉइस वाज रिसीव्ड, मतलब क्या, दीना लिमिटेड पे, दीना लिमिटेड ने एसेसरीज परचेस की थी पर दीना को मिली नहीं, उसने बोला डायरेक्ट कस्टमर को भेज दो, अगेन बिल टू शिप टू हो गया। इसमें बिल टू शिप टू क्या है कि एक सप्लायर था, एक दीना थी और एक ओके दीना का कस्टमर था, दीना का कस्टमर था और दीना ने कहा कि ये जो है डायरेक्टली कस्टमर को दे दो, तो इसमें दीना डायरेक्शन देने वाला हो गया, तो क्या दीना को क्रेडिट मिलेंगे क्या? बिल्कुल, इनवॉइस उसके नाम का है, मिलेंगे। कब मिलेंगे? जब सप्लायर डिलीवर कर देगा बिल टू शिप टू मॉडल में, तो ये केस में दीना को क्रेडिट मिलेंगे। लेकिन इसकी रिमार्क बहुत क्लियर आनी चाहिए, बिल टू शिप टू दिखना चाहिए कि ये बिल टू शिप टू में गया तो जिस दिन सप्लायर डिलीवर कर देगा उस दिन आईटीसी मिल जाएगा। इजी इजी इजी, चलो ये भी एडजस्टमेंट हो गई। उसके बाद में नेक्स्ट, परचेस ऑफ बस, सिटिंग कैपेसिटी 15, बस है, पर्सन, सिटिंग कैपेसिटी 15 है, फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम देयर रेसिडेंस टू कंपनी एंड बैक। अब देखो बस है, सिटिंग कैपेसिटी 15 है, 13 से ज्यादा है, वैसे भी क्रेडिट मिल जाएगा। क्रेडिट रिस्ट्रिक्शन कहाँ है? जब 13 या उससे कम होगी तो वहां क्रेडिट रिस्ट्रिक्शन है। यहाँ ओके क्रेडिट अलाउड, यस आईटीसी अलाउड, यहाँ मिल जाएगा। जनरल इंश्योरेंस टेकन ऑन अ कार यूज्ड बाय एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंपनी फॉर ऑफिशियल पर्पस। पहले कार पे फोकस करो, मुझे बताओ नॉर्मल जब तुम कार यूज करते थे बिजनेस में जिसकी सीटिंग कैपेसिटी 13 है या उससे कम, सॉरी 13 से कम सीटिंग कैपेसिटी है, तो नॉर्मल कार का आपको आईटीसी मिलेगा क्या? नहीं। तो अगर नॉर्मल कार का, सिंगल स्टार नॉर्मल कार का आईटीसी नहीं है तो उसके जनरल इंश्योरेंस का भी आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। ओके, जनरल इंश्योरेंस का भी आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, मशीनरी परचेस टू बी यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ ऑटो पार्ट्स, मशीनरी है, कैपिटल गुड्स है, कैपिटल गुड्स है तो मिल जाएगा। उसके बाद में इनपुट परचेस बस स्टोलन फ्रॉम द फैक्ट्री, ओके अब आपका कोई क्लोजिंग स्टॉक होगा इनपुट का, चोरी गया तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। रेंट अ कैब, आपने कैब लीज पे ली, ओके और वो कैब का क्रेडिट है क्या? नहीं, तो उसके लीजिंग का भी क्रेडिट नहीं। ओके, तो लीजिंग ऑफ मोटर व्हीकल, और वो मोटर व्हीकल जो इनएलिजिबल है तो उसके लीजिंग का भी क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा, रेंट का भी क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे भी आपको क्रेडिट अलाउ नहीं होगा। उसके बाद में आउटडोर कैटरिंग सर्विस टेकन फॉर अ मीटिंग ऑर्गेनाइज इन अ फैक्ट्री, नो, ब्लॉक क्रेडिट है, आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। दूसरा, पेमेंट मेड फॉर मटेरियल एंड टू कॉन्ट्रैक्टर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टाफ क्वार्टर, नहीं मिलेगा। ओके, आपने कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी बनाने के लिए एक्सेप्ट प्लांट एंड मशीनरी तो आपको आईटीसी नहीं मिलता है। और उसके बाद में इनपुट परचेस वाज डायरेक्टली डिलीवर्ड टू मिस्टर जो, जॉब वर्कर, हाँ जॉब वर्कर को डायरेक्ट दिया तो ये आपके लिए एक्स्ट्रा पॉइंट है पर मैं बता देता हूँ, जॉब वर्कर को अगर आपने डायरेक्ट दिया तो वो केस में आईटीसी मिल जाएगा। ये वन ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चन है। ओके, तो एग्जाम में भी पूछा है, ओके पर अगर आपको इजी लगा होगा तो बोलिए मजा आ गया। क्वेश्चन नंबर 21, अब देखो आखिरी में देखोगे तो कुछ कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करना है, जैसे 23 इसलिए सॉल्व करना है, बहुत ईजी, पर इसमें जो है ना नेट लायबिलिटी कैसे निकलती है, ये फॉर्मेटिंग कि भाई आपने आईटीसी ले लिए, आउटवर्ड सप्लाई निकाले और आउटवर्ड सप्लाई में से आईटीसी यूटिलाइजेशन, आईजीएसटी का क्रेडिट आईजीएसटी में, फिर सीजीएसटी और एसजीएसटी में, प्रॉब्लम बहुत इजी है। लेकिन ये एक दो क्वेश्चन यानी 23 और 24 आज ही आपने सॉल्व करके देखना। क्यों सॉल्व करके देखना ये क्वेश्चन? प्रेजेंटेशन के लिए। ओके, प्रेजेंटेशन के लिए क्यों? क्योंकि कैसा है कि एक आउट मतलब टोटल क्रेडिट कितने, आउटवर्ड कितना, फिर नेट आईटीसी कितना, क्रेडिट यूटिलाइजेशन कितना, ये क्वेश्चंस आपने सॉल्व करके देखना। इजी बहुत है, सिर्फ सॉल्व करना, 2 क्वेश्चन करोगे, प्रॉमिस। ओके, तो 23 24 जस्ट सॉल्विंग पर्पस सॉल्व करना है। डन। चलो, ये हमने देखा रिगार्डिंग टू आईटीसी। अब आ जाओ बेटा आप सेक्शन 18 पे, चलो फटाफट आ जाओ, ये लास्ट डिस्कशन कर लेते हैं। सेक्शन 18 अवेलमेंट एंड रिवर्सल ऑफ क्रेडिट इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस।
अब देखो ये स्पेशल सर्कमस्टेंसेस क्या है और थोड़ा इस कॉन्सेप्ट को समझ लो, ठीक है। ये स्पेशल सर्कमस्टेंसेस कुछ ऐसा है बेटा कि सेक्शन 18(1) कहता है क्लॉज ए, बी, सी और डी। ओके, सेक्शन 18(1) क्या कहता है? 18(1) ये कहता है कि अगर आप पहले अनरजिस्टर्ड थे, थोड़ा इधर देख लेना, हाँ सॉरी कहाँ गया भाई, हाँ, कभी कभी सिचुएशन क्या आती है मैं बताता हूँ। ये मैंने एक पिक्टोरल प्रेजेंटेशन लिया है, वो पिक्टोरल प्रेजेंटेशन यहाँ यूज कर रहा हूँ। पहले आप अनरजिस्टर्ड थे, ठीक है, अनरजिस्टर्ड थे, और फिर एक दिन ऐसा आया कि आप लायबल टू रजिस्टर्ड हो गए, क्योंकि आपका टर्नओवर क्रॉस वगैरह हो गया, तो आप लायबल टू रजिस्टर्ड हो गए और बाद में आप रजिस्टर्ड हो गए। अब ये जो स्पेशल केस है इसको कहते हैं हम स्विचिंग स्पेशल। तो देखो अब वो लॉ क्या कहता है कि जब आप अनरजिस्टर्ड थे तो अनरजिस्टर्ड में देखो यहाँ पे जो है आपने इनपुट का, कैपिटल गुड्स का, इनपुट सर्विस का क्रेडिट नहीं लिया होगा, आपने आईटीसी नहीं लिया होगा। क्यों? क्योंकि आईटीसी जो मिलते हैं वो रजिस्टर्ड पर्सन को मिलते हैं और आप अनरजिस्टर्ड थे, इसलिए वो केस में आपने आईटीसी लिए नहीं है। और जब आप रजिस्टर्ड हो गए तो आगे तो आईटीसी ले रहे हैं। बात आगे या यहाँ पे पीछे जो अनरजिस्टर्ड उसकी नहीं है, बात है जब आप स्विच होते हो अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड, तो वो केस में कुछ पुराना स्टॉक बचा हुआ होता है जिसके क्रेडिट आपने नहीं लिए और पुराना स्टॉक बचा हुआ होता है, तो क्या उसके क्रेडिट हमें मिलेंगे? क्या, ध्यान से सुनो, उसके क्रेडिट मिलेंगे क्या? तो गवर्नमेंट क्या कहती है, अगर आपका रजिस्ट्रेशन वाला क्लॉज होगा, सुनो मेरी बात, व्हाट इज द टेक अवे, अगर आपका रजिस्ट्रेशन वाला क्लॉज होगा और ये आप अनरजिस्टर्ड से रजिस्टर्ड में जा रहे होगे, तो जिस दिन आप स्विच हुए 1 दिसंबर को, उसके पहले वाला दिन, सुनो, जिस दिन आप स्विच हुए उसके पहले वाला दिन, यानी 1 दिसंबर को अगर आप स्विच हो रहे हो एंड यू अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन विद इन 30 डेज, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंडीशन कि आपने जिस दिन लायबल हुआ वहां से 30 डेज में अप्लाई कर दिया, ये तो लिखना ही आपको, 30 दिन में अप्लाई कर दिया रजिस्ट्रेशन के लिए। तो जिस दिन आपका रजिस्ट्रेशन आया उसके जो पहले वाला दिन है, उस दिन जो भी आपका स्टॉक रहेगा इनपुट का, मतलब इनपुट इन स्टॉक, इनपुट इन प्रोसेस और इनपुट इन फिनिश गुड्स, तो जो आपका इनपुट का स्टॉक रहेगा, इनपुट का आईटीसी आपको दे दिया जाएगा, जितना भी स्टॉक। ओके, क्योंकि पहले आपने आईटीसी नहीं लिया, तो जो स्टॉक रहेगा, जो स्टोर में होगा, डब्ल्यूआईपी में होगा या फिनिश गुड्स में होगा, या ट्रेडर होगा तो स्टोर में होगा, सर्विस प्रोवाइडर होगा तो स्टोर में होगा, तो उसके आईटीसी आप ले सकते हो। पुराने जो इनपुट्स है उसके जो स्टॉक बचे हुए उसके आईटीसी आप ले सकते हो। सर कैपिटल गुड्स के ले सकते हैं क्या? नहीं, जब आप अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड में जाते हो तो कैपिटल गुड्स के नहीं ले सकते, इनपुट सर्विस के नहीं ले सकते। तो यही कहते हैं। देखो अब दो सिचुएशन है 18(1) में, क्लॉज ए, पर्सन अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन विद इन 30 डेज, और अब वो रजिस्ट्रेशन ले रहा है या वो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले रहा है, तो ये केस में जो इनपुट स्टॉक में है, जो इनपुट सेमी फिनिश गुड्स में है या जो इनपुट फिनिश गुड्स में है, इसके आईटीसी आप ले सकते हो, बट नो आईटीसी ऑन कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स के आप आईटीसी नहीं ले पाओगे। अच्छा, ये स्टॉक कब का देखा जाएगा? ओके, अगर आप लायबल टू रजिस्ट्रेशन हो तो इमीडिएटली प्रीसीडिंग डेट का देखा जाएगा, और अगर आप वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले रहे हो तो जिस दिन आरसी आएगी उसके प्रीसीडिंग डेट का देखा जाएगा। लेकिन कंडीशन है कि आपने 30 डेज में अप्लाई करना चाहिए। इफ यू फेल्स टू अप्लाई विद इन 30 डेज फॉर रजिस्ट्रेशन, तो फिर ये स्टॉक के क्रेडिट आपको नहीं मिलेंगे। ओके ओके, यहाँ पे स्टॉक के क्रेडिट नहीं मिलेंगे। हाँ बेटा, सॉरी मेरे से एक गलती हो गई, सॉरी। वो एक क्वेश्चन में जो कैब वाला है, अंडर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है, सॉरी, कैब अंडर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन होगा तो क्रेडिट अलाउड है, वो मैं पढ़ने में थोड़ा मेरे मिस्टेक हो गया। कैब अगर रेंट कैब सर्विस अंडर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन होगा तो फिर आईटीसी अलाउड है। डन, आईटीसी अलाउड है वो केस में। चलिए, ये तो हमने देखा रजिस्ट्रेशन से, पर बहुत सी बार स्विचिंग कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। स्विचिंग ऐसे होता है कि पहले आप कंपोजिशन में थे, सुनो, अब कभी कभी स्विचिंग कैसे होता है देखो। ओके, पहले आप कंपोजिशन में थे, यहां देखना, पहले आप कंपोजिशन में थे। जब आप कंपोजिशन में थे तब आपने आईटीसी नहीं लिए होंगे, क्योंकि कंपोजिशन स्कीम में आईटीसी नहीं मिलते हैं। आपका एग्रीगेट टर्नओवर क्रॉस हो गया 150 लाख 75 लाख, आप नॉर्मल में आ गए। जब आप नॉर्मल में आओगे तब तो आईटीसी मिल ही जाएगी। लेकिन जब आप स्विच हुए, कब कैसे स्विच हुए? कंपोजिशन से नॉर्मल। ओके, कंपोजिशन से नॉर्मल, उस दिन पुराना कोई स्टॉक बाकी होगा, तो गवर्नमेंट क्या कहती है, उस दिन जो आपका पुराना स्टॉक बाकी होगा इनपुट का, जब आप स्विच होते हो, स्विच होते वक्त अगर पुराना कोई स्टॉक है
इनपुट्स का, स्टॉक, सेमी फिनिश गुड्स में, फिनिश गुड्स में, तो उसके तो आईटीसी मिलेंगे, इनपुट के भी मिलेंगे, और कैपिटल गुड्स होगा, कोई मशीनरी वगैरह खरीदा होगा आपने पहले पुराना इसमें, तो कैपिटल गुड्स होगा, तो कैपिटल गुड्स के भी स्टॉक के आईटीसी आपको मिलेंगे, कैपिटल गुड्स के भी स्टॉक के आईटीसी आपको मिलेंगे, लेकिन पूरे नहीं मिलेंगे। कितना देंगे हम आईटीसी? भाई जो कैपिटल गुड्स का टोटल जीएसटी होगा, इनपुट टैक्स होगा, माइनस 5% पर क्वार्टर, सुनो, माइनस 5% पर क्वार्टर, ओके, फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस टिल द डेट ऑफ स्विचिंग। ओके, समझ लो आपका जो है यहाँ पे 50 लाख का कैपिटल गुड्स का भी क्रेडिट अलाउ किया है, 50 लाख, और उसका जीएसटी है 6 लाख। तो अब वो क्या कहते हैं कि जब वो कैपिटल गुड्स खरीदा था, समझ लो मैंने कैपिटल गुड्स यहाँ पे खरीदा था, ओके, जनवरी में, और मेरा स्विचिंग हुआ, यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि मेरा स्विचिंग हुआ नवंबर में, तो अगर मेरा कैपिटल गुड्स का जो इनवॉइस का डेट है वो पहला कैलेंडर मंथ, अब समझ लो इनवॉइस का डेट है जनवरी या फरवरी, तो पहला कैलेंडर मंथ कौन सा, सॉरी कैलेंडर क्वार्टर कौन सा लिया जाएगा? जनवरी, फरवरी, मार्च। तो समझ लो मेरी इनवॉइस की डेट है, जो कैपिटल गुड्स के इनवॉइस की डेट है वो 10 फरवरी है। ओके, अगर वो 10 फरवरी है तो ऐसे केस में वो 10 फरवरी कौन से क्वार्टर में आता है? जनवरी, फरवरी, मार्च, तो वो एक पहला क्वार्टर हो गया। फिर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में स्विच कब हुआ? मैं स्विच हुआ नवंबर में। ओके, तो जो आपका नवंबर आता है वो भी क्वार्टर ले लो, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, पार्ट ऑफ द क्वार्टर होगा तो भी पूरा लेना, पार्ट ऑफ द क्वार्टर होगा तो भी पूरा लेना। तो मेरा इनवॉइस फरवरी का होगा, तो फरवरी का होगा तो वो पूरा क्वार्टर ले लो, प्लस सेकंड, प्लस स्विच कब हुआ? स्विच नवंबर में हुआ, तो नवंबर का भी पूरा क्वार्टर ले लो। ऐसे 4 क्वार्टर, यानी तुम्हारा जो जीएसटी इंटू 5% इंटू 4 क्वार्टर, उतना लेस करके जो बचेगा उतना आईटीसी आपको मिलेगा, उतना आईटीसी मिलेगा। ये जो था कि कंपोजिशन डीलर से आप टैक्सेबल पर्सन में आ गए, या उल्टा ले लो, उल्टा, सॉरी उल्टा नहीं, सेम प्रोविजन आप एग्जाम से टैक्सेबल में आए। सेम प्रोविजन ये रहेगा कि आप एग्जाम थे पहले, इसलिए आपने आईटीसी नहीं लिए, एग्जाम थे और आपने आईटीसी नहीं लिए, फिर आप टैक्सेबल में आ गए, फिर टैक्सेबल में आया, यानी स्विच हो गया। अगर आप एग्जाम से टैक्सेबल में आते हो तो अभी भी आपको सेम एज अबव, मतलब आपको इनपुट का भी आईटीसी मिलेगा और कैपिटल गुड्स का आपको रिड्यूस करके आईटीसी मिलेगा, कैपिटल गुड्स का आपको रिड्यूस करके आईटीसी मिलेगा। तो ये था बेटा रिगार्डिंग टू कि आप जो है पहले कंपोजिशन में थे और फिर नॉर्मल में आ गए। अब व्हाट इज द टेक अवे? टेक अवे ये है कि जो सिचुएशन ए और सी है ऑफ सेक्शन 18(1), सुनो, ए और सी है, जो रजिस्ट्रेशन वाली सिचुएशन है उसमें सिर्फ इनपुट का ही आपको क्रेडिट मिलेगा, स्टॉक का, कैपिटल गुड्स का नहीं मिलेगा। लेकिन आप सीएल से नॉर्मल में आते हो या आप एग्जाम से टैक्सेबल में आते हो तो आपको इनपुट का भी मिलेगा और कैपिटल गुड्स का भी मिलेगा 5% पर क्वार्टर रिड्यूस करके। जो इमीडिएटली प्रेसिडिंग डेट है, इनपुट का भी मिलेगा और कैपिटल गुड्स का भी मिलेगा 5% पर क्वार्टर, नो डाउट। ओके, डिक्लेरेशन आपको देना है और 2 लाख के ऊपर होगा तो CA-CMA का सर्टिफिकेट देना है। नाउ 18(2) वेरी इंपॉर्टेंट। अब 18(2) क्या कहता है कि ये जो भी हमने इनपुट्स और कैपिटल गुड्स के क्रेडिट दिए हैं ऊपर, जो भी इनपुट्स और कैपिटल गुड्स के हमने क्रेडिट दिए हैं, ये क्रेडिट आपके, ये जो इनपुट्स और कैपिटल गुड्स आपका लास्ट 1 ईयर का परचेस होना चाहिए। हाँ, उसके पहले का परचेस होगा तो क्रेडिट नहीं मिलेगा। ओके, जो भी स्टॉक में आपके इनपुट है, आपके कैपिटल गुड्स है, ओके, इधर तो वो लास्ट 1 ईयर का स्टॉक होना चाहिए तो ही आपको इसमें स्टॉक का आईटीसी मिलेगा, तो नहीं तो नहीं मिलेगा। ये स्विचिंग, तो मतलब ये पूरे स्विचिंग में क्या था, पहले टैक्स नहीं था फिर टैक्स में आ गए, पहले सीएल था फिर टैक्स में आ गए, पहले एग्जाम था फिर टैक्स में आ गए। ये थोड़ा समझा क्या बेटा? समझा होगा तो फटाफट यहाँ पे 1 टाइप करो, फटाफट समझा होगा तो 1 टाइप करो। ओके, अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन मैं आपको बताना चाहता हूँ हम। ओके, यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 14 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर, एक मिनट है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 15 में आ जाओ। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 15 देखो, अच्छा क्वेश्चन है, सीए इंटर में 24 एग्जाम में पूछा गया था। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, एज पर CGST एक्ट विष्णु लिमिटेड वाज नॉट मैंडेटरीली रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्टर्ड, यानी विष्णु जो था वो अनरजिस्टर्ड था।
ओके, अनरजिस्टर्ड था, इज ऑप्टेड फॉर वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन एंड अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन 12th ऑफ February। सुनो, उसने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया 12th ऑफ February को। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हैज बीन ग्रांटेड बाय डिपार्टमेंट ऑन 24th February, मतलब स्विचिंग डेट है 24th, क्योंकि वो वॉलंटरी ले रहा है, तो वॉलंटरी ले रहा है तो स्विचिंग डेट है 24th। अगर वो लायबल होता तो स्विचिंग डेट जिस दिन लायबल हुआ वो लेना पड़ता। तो 24th February ओके के पहले वो अनरजिस्टर्ड था, फिर रजिस्टर्ड हो गया, और उसकी प्रेसिडिंग डेट मतलब जिस दिन स्विच हुआ आरसीआई, उसकी प्रेसिडिंग डेट यानी 23rd February, ये आपको देखना है। विष्णु लिमिटेड नॉट एंगेज इन मेकिंग इंटरस्टेट आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई, द सीजीएसटी एसजीएसटी लायबिलिटी फॉर द मंथ ऑफ February, ओके, उसकी आउटवर्ड लायबिलिटी फरवरी की 31,000 ईच थी। विष्णु लिमिटेड प्रोवाइड्स फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ गुड्स ऑन 23rd February। सर 23rd क्यों बोला है? क्योंकि अगर उसने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लिया तो जिस दिन आरसीआई उस दिन का पहले दिन, और अगर वो लायबल टू रजिस्टर होता है, सर लायबल टू मतलब उसका थ्रेशोल्ड क्रॉस हो गया, तो जिस दिन लायबल हुआ उसके पहले वाला दिन, ये समझा क्या आपको? ओके, तो ये समझा क्या? तो यहाँ पे 23rd February। अब देखो मैं आपको ये बता दूं, उसका स्टॉक का स्टेटस दिया है कैपिटल गुड्स। अब ये रजिस्ट्रेशन वाला मैटर है, ओके, अनरजिस्टर्ड से रजिस्टर्ड वाला है, तो कैपिटल गुड्स के तो नहीं मिलेंगे, इसलिए अगर आप देखोगे तो कैपिटल गुड्स के क्रेडिट नील है, कैपिटल गुड्स के क्रेडिट नहीं मिलेंगे। ये सॉल्व करके देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओके, दूसरा, इनपुट कंटेन इन फिनिश गुड्स स्टॉक हेल्ड वेयर प्रोक्योर्ड ऑन 13 February। ओके, रेट आईजीएसटी का, आईजीएसटी दिया है, इंटरस्टेट परचेस है। अब कुछ ऐसे इनपुट्स है जो फिनिश गुड्स में, जो स्टॉक में है, और 13 February है, 20XX, नो डाउट हमारी स्विचिंग जो डेट थी वो यहाँ पे ओके, यहाँ 24th February है, और 13 को विद इन 1 ईयर परचेस किया हुआ है, विद इन 1 ईयर, एक मिनट, सॉरी नहीं, ये YY का है, 24th February 20 YY का है, और ये 13 February 20XX का है, मतलब एक साल पहले का है। और वो एक साल पहले बिफोर, क्योंकि इसके पीछे अगर एक साल मैं जाऊं तो क्या आएगा? इसके पीछे एक साल 24th February ओके 20XX आएगा, ये उसके पहले खरीदा हुआ है, यानी 13 Feb का है, 13 Feb का है, तो इसका आईटीसी नहीं मिलेगा। ओके, तो देखो इसका आईटीसी नहीं लिया हुआ है। ये सेकंड पॉइंट समझा क्या? ओ भाई साहब, सेकंड पॉइंट समझा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि एक साल पहले का है तो उसके आईटीसी नहीं मिलेंगे। वाह बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन था। उसके बाद में वैल्यू ऑफ इनपुट रिसीव ऑन 10th October XX, 10th October मतलब विद इन 1 ईयर है, अगर लास्ट 1 ईयर देखा जाए विद इन 1 ईयर है। सेमी फिनिश गुड्स ओके, रेट 6% ईच, उसकी वैल्यू 2,50,000 है। ओके, उसकी वैल्यू 2,50,000 है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो 2,50,000 उसकी वैल्यू है, उसके ऊपर 6% जीएसटी निकाल लिया गया। ओके, उसके ऊपर 6% जीएसटी निकाला गया। उसके बाद में इनपुट्स प्रोक्योर्ड ऑन 1st February लाइंग इन स्टॉक ऑफ सेमी फिनिश गुड्स, इंट्रास्टेट, इंट्रास्टेट है मतलब सीजीएसटी एसजीएसटी, इसका भी क्रेडिट आपको मिल जाएगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी का। उसके बाद में इनपुट प्रोक्योर्ड ऑन 8th February लाइंग इन स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ठीक है, इसका भी मिल जाएगा, आईजीएसटी का, जो भी है क्रेडिट मिल गया। टोटल क्रेडिट आपके पास इतना आ गया। ओके, आपकी जो लायबिलिटी थी वो लायबिलिटी आपकी ये है, उसका क्रेडिट आपने ले लिया एंड अकॉर्डिंगली, तो ये क्वेश्चन आपने सॉल्व करके देखना, अच्छा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ। ओके, एक क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ। देखो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, बाबला एंड ब्रदर्स। अब ये दोनों क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, स्टार करना, एग्जाम में आ सकते हैं, दोनों स्टडी मैट में है और एग्जाम में आने के चांसेस है। 14 वाला, बाबला एंड ब्रदर इज एक्सक्लूसिवली एंगेज इन मेकिंग एग्जाम सप्लाई। बाबला एंड ब्रदर एग्जाम सप्लाई कर रहा है अब गुड्स एंड दस इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। जीएसटी में भी वो रजिस्टर्ड नहीं, क्योंकि सेक्शन 23 कहता है कि आप एक्सक्लूसिवली एग्जाम सप्लाई में होगे तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। ऑन 1st October एग्जम्पशन अवेलेबल ऑन द गुड्स एट विड्रॉ, मतलब क्या? मतलब ये था कि कट ऑफ डेट आई 1st October, 1st October कट ऑफ डेट आई, पहले वो यूआरपी था, अनरजिस्टर्ड था, और 1st October में एग्जम्पशन विड्रॉ हो गया, इसलिए वो रजिस्टर्ड हो गया, और ये एग्जाम भी था पहले, और वो अब टैक्सेबल भी हो गया। ओके, टैक्सेबल भी हो गया। तो एग्जामिन द एलिजिबिलिटी ऑफ बाबला ब्रदर्स फॉर अवेलिंग आईटीसी। अब देखो ये जो सिचुएशन है, अनरजिस्टर्ड भी था और रजिस्टर्ड हो गया, एग्जाम था, एग्जाम्शन में था, टैक्सेबल हो गया। अगर सेक्शन 18(1)A में
अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड में आते हो या 18(1)(d) में एग्जम टू टैक्सेबल में आते हो, तो इसको 18(1)(a) में डालना कि 18(1)(d) में डालना, मतलब क्या, अगर आप अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड वाले क्राइटेरिया में लोगे तो सिर्फ ये क्राइटेरिया में लोगे तो इनपुट का ही मिलेगा, इनपुट का ही आईटीसी मिलेगा। लेकिन अगर आप एग्जम टू टैक्सेबल के क्राइटेरिया में लोगे तो वो यहां पे इनपुट का मिलेगा और कैपिटल गुड्स का भी मिलेगा 5% रिड्यूस करके। तो मुझे बताओ आप कौन से कैटेगरी में डालोगे, ए में डालोगे अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड तो फिर इनपुट का ही मिलेगा, डी में डालोगे एग्जम टू टैक्सेबल तो फिर ये इनपुट और कैपिटल गुड्स का दोनों का मिलेगा। बोलो क्यों, कौन से कैटेगरी में डालोगे, फटाफट बताओ कौन से कैटेगरी में डालोगे। तो यहां पे प्रॉपर समझना, लॉ क्या कहता है, लॉ ये कहता है कि अगर ये ए में डालोगे, करेक्ट, कैटेगरी ए में, अगर वो अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड वाला होगा तो फिर वो उसमें ही जाएगा, वो उसमें ही जाएगा, क्योंकि अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड में नहीं, डी में नहीं जाएगा। लॉ ये कहता है डी में नहीं जाएगा, इवन दो वो एग्जाम टू टैक्सेबल में भी आ रहा होगा, लेकिन ओके फर्स्ट अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड में जाएगा और उसको सिर्फ इनपुट के दिए जाएंगे। तो देखो यहाँ पे उसको सिर्फ इनपुट्स के दिए जाएंगे, इनपुट और सेमी फिनिश गुड्स के। तो यहाँ पे वो अनरजिस्टर्ड था, ओके, एंड ऑब्टेन द रजिस्ट्रेशन और विद इन 30 डेज, तो ओके इनपुट के दिए जाएंगे, कैपिटल गुड्स के नहीं दिए जाएंगे, कैपिटल गुड्स के नहीं दिए जाएंगे क्योंकि उसको कैटेगरी 1 में ही डाला जाएगा। अब सेकंड वाला देखना बी, ओके, ममता ट्रेड लिंक्स, ओके, अब डिफरेंस समझेगा आपको, अब डिफरेंस समझेगा। ममता ट्रेड लिंक्स ट्रेड इन एग्जाम गुड्स and provide taxable services. It is registered under GST. On the 1st October, exemption available on goods get withdrawn. Exemption withdraw हो गया. Analyze the scenario, okay, and determine the eligibility of Mamta Trades. अब देखो Mamta Trades का क्या हुआ, Mamta Trades का पहले उसका गुड्स जो था वो एग्जाम था, लेकिन Mamta Trades पहले से रजिस्टर्ड है, ओके, बोला है कि Mamta Trades रजिस्टर्ड है और वो टैक्सेबल हो गया बाद में गुड्स, पर तब भी वो रजिस्टर्ड था। अब देखो दोनों प्रॉब्लम में डिफरेंस क्या है, अगर बंदा पहले से रजिस्टर्ड है और एग्जाम का टैक्सेबल होता है तो क्लॉज डी लगता है। आई रिपीट, बंदा पहले से रजिस्टर्ड है और एग्जाम का टैक्सेबल होता है तो क्लॉज डी लगता है, फिर उसको कैपिटल गुड्स के भी क्रेडिट मिल जाते हैं और इनपुट्स के मिलते हैं। पर बंदा पहले अनरजिस्टर्ड था, फिर रजिस्टर्ड हुआ और एग्जाम का टैक्सेबल हुआ तो फिर क्लॉज डी नहीं, क्लॉज ए ही लगता है। ये दोनों केस स्टडी आपको डिफरेंस बता देगी। समझा कि नहीं समझा, समझा होगा, ओके, तो बोलो यस। एक बार फिर से, व्हाट इज द टेक अवे, बंदा पहले से रजिस्टर्ड होगा और एग्जाम का टैक्सेबल हुआ होगा तो क्लॉज डी, इनपुट और कैपिटल दोनों के क्रेडिट मिल जाएंगे पुराने। लेकिन बंदा अगर अनरजिस्टर्ड है और वहां से रजिस्टर्ड हुआ और एग्जाम का टैक्सेबल हुआ तो आपको क्लॉज ए में सिर्फ इनपुट के आईटीसी मिलेंगे। ये केस स्टडी बहुत अच्छी है। तो ये हमने देखा रिगार्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 14। अब आ जाओ, ओके, चलो बाकी की चीजें फटाफट देख लेते हैं। ओके, बाकी की चीजें यहाँ पे 18.3, ओके, 18.3 देखो यहाँ पे क्या कहता है, अगर आपने सेल कर दिया, अमलगमेशन कर दिया, लीज कर दिया, यानी किसी को आपने अगर बिजनेस बेच दिया, अगर आपने किसी को बिजनेस बेच दिया तो आपका जो क्रेडिट बैलेंस है, आईटीसी का बैलेंस है, क्या नया बंदा यूज कर सकता है? हाँ, नया बंदा यूज कर सकता है। आपका डीमर्ज भी कर दिया तो डीमर्ज में आप अपने आईटीसी उसको शिफ्ट कर सकते हो, प्रोवाइडेड दैट क्या कि आपकी सारी लायबिलिटीज आपने शिफ्ट की है, डिक्लेरेशन आईटीसी 02 में दिया है, सीएसीएमए का सर्टिफिकेट दिया है और आपके जो बंदे को आपने शिफ्ट किया उसने एक्सेप्ट कर लिया और सारे के गुड्स के आप ड्यूली अकाउंटिंग हुई है। ये पॉइंट्स है, ये लर्न कर लेना, ये लर्न कर लेना। उसके बाद में बेटा 18.4, रिवर्सल ऑफ क्रेडिट इन स्पेशल केसेस, ओके, रिवर्सल ऑफ क्रेडिट इन स्पेशल केसेस। अब देखो यहाँ पे ये रिवीजन है, मैं जस्ट प्रोविजन आपको पढ़ाऊंगा कि रिवर्सल ऑफ क्रेडिट क्या है। यहाँ ये पढ़ा रहा हो पर डिटेल में मत जाना, आपने सिर्फ समझ के ले लेना, समझा तो ठीक, नहीं तो ज्यादा फोकस मत करना। अब कभी कभी क्या होता है, ये नीचे डायग्राम दी हुई है और ये डायग्राम से आपको समझाता हूँ, ओके, ये डायग्राम से आपको समझाता हूँ। वो क्या कहते हैं, रिवर्स स्विचिंग। रिवर्स स्विचिंग क्या है, एक हमने नॉर्मल स्विचिंग देखा, एक रिवर्स स्विचिंग समझ लो। पहले आप नॉर्मल टैक्स में थे, आप आईटीसी ले रहे थे,
आप इनपुट का ले रहे हैं, कैपिटल गुड्स का ले रहे हैं, इनपुट सर्विस का ले रहे हैं, आप नॉर्मल टैक्स में थे और आप अपने आईटीसी ले रहे थे। सडनली आप कंपोजिशन लेवी में चले गए या अनरजिस्टर्ड हो गए या एग्जाम, उल्टा हो गया, पहले टैक्स था अब गए, तो बाद में तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, पर पहले मिला। लेकिन जब आप स्विच हुए, समझ लो 1 अप्रैल से आप सीएल ले लिए या अनरजिस्टर्ड हो गए या एग्जम्प्ट हो गए, तो जब आप स्विच हुए उसका जो प्रीसीडिंग डेट होगा, समझ लो 1 अप्रैल को स्विच हुए, तो प्रीसीडिंग डेट क्या हुआ, 31 मार्च। थोड़ा ट्रिकी है, समझा तो ठीक, अदरवाइज लीव इट, पर मैं कोशिश करूंगा समझाने की। 31 मार्च को अब गवर्नमेंट क्या कहती है, जब आप नॉन टैक्स से टैक्स में आए तो हमने क्रेडिट दिए, तो जब आप टैक्स से नॉन टैक्स में जाओगे, टैक्स से नॉन टैक्स में जाओगे तो हम क्रेडिट रिवर्स करेंगे। और अभी रिवर्सल का देखो क्या कहते हैं, 31 मार्च को आपका जो इनपुट होगा उसका भी इनपुट स्टॉक में होगा, सेमी फिनिश गुड्स में होगा, फिनिश गुड्स में होगा या कैपिटल गुड्स, उसका आईटीसी हम रिवर्स करेंगे, उसका आईटीसी रिवर्स करेंगे। मतलब रिवर्स करेंगे मतलब क्या, आपके ई क्रेडिट लेजर में जो बैलेंस होगा उसमें से डेबिट कर देंगे। समझ लो, अज्यूम करो कि ये जो इनपुट्स और कैपिटल गुड्स है इसका आईटीसी, 2 केस अज्यूम करते हैं, केस 1 केस 2, पहले केस 1 लेते हैं। इसका जब आपने आईटीसी निकाला तो 12 लाख का आईटीसी इसका आ रहा है, अज्यूम करो 12 लाख का आईटीसी उतना आ रहा है, तो मतलब आपको 12 लाख का आईटीसी जो स्टॉक का है, इनपुट और कैपिटल गुड्स का है, वो रिवर्स करना पड़ेगा। अब रिवर्स करने के लिए आपके क्रेडिट लेजर में बैलेंस 10 लाख था, 10 लाख था तो आपको रिवर्स कितने करने थे, 12, तो उसमें से 10 रिवर्स कर दो, क्रेडिट लेजर को नील कर दो, और ऊपर का 2 लाख आपको पे करना पड़ेगा, ऊपर का, क्योंकि आपकी रिवर्सल है 12 लाख, ओके, तो ऊपर का 2 लाख आपको पे करना पड़ेगा। ये तो पहली बात हुई। दूसरा केस 2 लेता हूं, समझ लो आपका रिवर्सल 12 इतना बड़ा नहीं आ रहा है, आपका रिवर्सल 6 लाख से आ रहा है। अगर आपका रिवर्सल 6 लाख आ रहा है और आपके पास बैलेंस जो है 10 है, केस 2 में आपके पास क्रेडिट लेजर में बैलेंस 10 है, उसमें से 6 रिवर्स कर दो, फिर भी बैलेंस बचता है क्रेडिट लेजर में, ये बैलेंस आपका लैप्स हो जाता है, ये बैलेंस आपका लैप्स, यानी वो गया बैलेंस, अब वो क्रेडिट आप यूज नहीं कर पाओगे। सर दोनों में डिफरेंस क्या है, एक केस में रिवर्सल ज्यादा था तो एक्स्ट्रा पे करो, एक केस में रिवर्सल कम था तो रिमेनिंग लैप्स हो जाएगा, ओके, वो आपका लॉस हो गया। ठीक है, तो आपको इनपुट और कैपिटल गुड्स के आईटीसी रिवर्स करने पड़ेंगे। अब आईटीसी स्पेशली कैपिटल गुड्स का कैसे रिवर्सल होगा, तो इसमें उन्होंने फॉर्मूला दिया है, उसकी जो रिमेनिंग लाइफ बाकी, समझ लो कैपिटल गुड्स की लाइफ आपको 5 साल अज्यूम करनी पड़ेगी, और जो रिमेनिंग लाइफ बाकी है उसका प्रोपोर्शनेट रिवर्स करना पड़ेगा। बस इस बात पे ध्यान मत रखना, नहीं आएगा आपको इंटर लेवल पे, पढ़ा रहा हूं पर नहीं आएगा। मैं आपको जस्ट इतना कहना चाहता हूं कि आपका टेक अवे क्या होना चाहिए, टेक अवे ये होना चाहिए आपको, अगर केस स्टडी आई तो, कि अगर आपके सामने सिचुएशन ऐसी आई कि पहले टैक्स था फिर वो कंपोजिशन में चले गया या अनरजिस्टर्ड में चले गया, तो आपको बस इतना लिखना कि इनपुट और कैपिटल गुड्स के आईटीसी रिवर्स करने पड़ेंगे, इनपुट और कैपिटल गुड्स के आईटीसी रिवर्स करने पड़ेंगे, और उसके बाद अगर कोई बैलेंस बचता है तो वो लैप्स हो जाएगा। बस ये 2 टेक अवे आपने ध्यान रखना। डन 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 डन। उसके बाद में बेटा यहाँ पे, हाँ यहाँ पे 18.6, हाँ 18.6 थोड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। 18.6 देखो, नीचे मैंने एग्जाम्पल भी दिया है उसका। 18.6 क्या कहता है, रिवर्सल ऑफ क्रेडिट ऑन सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स और प्लांट एंड मशीनरी ऑन विच आईटीसी हैज बीन टेकन। आपने कभी कभी क्या होता है कि समझ लो ये प्लांट एंड मशीनरी है, मैंने आईटीसी ले लिया और एज ए सेकेंड हैंड गुड्स बेचा, तो कोई भी कैपिटल गुड्स आपने सेकेंड हैंड बेचा या प्लांट एंड मशीनरी बेचा, तो लॉ क्या कहता है देखो, ओके, और ये थोड़ा आपको डायग्राम समझाता हूँ। लेट्स टेक एग्जांपल, आपने अप्रैल में कैपिटल गुड्स खरीदा था, स्टेप बाय स्टेप चलो। एक कैपिटल गुड्स खरीदा था अप्रैल में जिसकी वैल्यू 50 लाख थी और उसका जीएसटी 6 लाख था। फिर से कह दूं, रेट की तरफ ध्यान मत देना, आपको जो एग्जाम में रेट है सब एग्जाम में आ जाएंगे, ओके, कभी आपसे रेट एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, ओके, कि भाई आप रेट लर्न करो, ये एग्जाम्पल है। तो समझ लो 6 लाख रुपीज जो है आपका जीएसटी है, आपने ये 6 लाख का क्रेडिट क्लेम कर लिया, ओके, क्रेडिट साइड में आईटीसी ले लिया, क्लेम कर लिया, फिर जो भी है आउटवर्ड सप्लाई में आपने क्रेडिट बैलेंस यूज भी कर लिया, यूज कर लिया होगा, 1-to-1 कोरिलेशन इज नॉट नेसेसरी। अप्रैल की लायबिलिटी आई, अप्रैल की लायबिलिटी में से आईटीसी यूज भी कर लिया, ठीक है, यूज कर लिया। बाद में क्या, अप्रैल में जो मशीनरी आपने खरीदी
वो आप मई में बेचना चाहते हो, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मई में, जून में, जुलाई में, 1 साल बाद, 2 साल बाद आप बेचना चाहते हो। अगर कोई कैपिटल गुड्स आपने खरीदा होगा जिसका आईटीसी आपने लिया होगा और वो कैपिटल गुड्स किस दिनों बाद आप बेचना चाहते हो, सप्लाई ऑफ मशीनरी या कैपिटल गुड्स। तो जब हम कोई भी गुड्स बेचते हैं तो नॉर्मली क्या करते हैं, तो जो कोई भी गुड्स इंक्लूडिंग कैपिटल गुड्स बेचते हैं तो उसकी जो वैल्यू है उस पर जीएसटी लगाते हैं। ऐसा मत करना, यहाँ 18(6) लग जाएगा, उसकी वैल्यू पे जीएसटी नहीं। 18(6) क्या कहता है कि अगर कोई कैपिटल गुड्स आप बेच रहे हो बाद में, अब इस पे फोकस करना है, ये वाला एरिया, कोई कैपिटल गुड्स अगर आप बाद में बेच रहे हो तो आपको कितना देना पड़ेगा अमाउंट, वो कहते हैं कि इसकी जो सेल वैल्यू होगी, अब सेल वैल्यू समझ लो, यहाँ पे अज्यूम करते हैं 10 लाख रुपए, सेल वैल्यू अज्यूम करते हैं 10 लाख, तो 10 लाख का जीएसटी, तो 10 लाख का जीएसटी 12% के हिसाब से 1,20,000, और जितना उसका आईटीसी लिया होगा, भाई साहब मैंने कितना आईटीसी लिया था, 6 लाख रुपए, तो जितना उसका आईटीसी लिया था -5% पर क्वार्टर, ओके, जितना भी क्वार्टर वो यूज हुआ उसका, इन दोनों में से जो हायर होगा, चलो बाय चांस ये दोनों सेम है, बाय चांस ये दोनों सेम है, यानी आपके ट्रांजैक्शन वैल्यू का जीएसटी या आईटीसी -5% पर क्वार्टर, इन दोनों में से जो हायर होगा वो आपको पे करना पड़ेगा। ओके, वो पे करना पड़ेगा, ये 18(6) है। तो 18(6) क्या कहता है, अगर आपने कोई प्लांट एंड मशीनरी जिसका आईटीसी लिया और वो सप्लाई किया, पे हायर ऑफ आईटीसी -5% या जीएसटी ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू। लेकिन अगर आपके मोल्ड्स, डाई, जिग्स, फिक्सचर हो गए तो वो केस में या सोल्ड एज अ स्क्रैप होगा, सप्लाइड एज अ स्क्रैप होगा, तो सिर्फ आपको ट्रांजैक्शन वैल्यू पे देना पड़ेगा। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो हमने देखा। 18(6) आप अच्छे से पढ़ के जाना, अगर इसका क्वेश्चन तो आज तक नहीं है पर आ सकता है। उसके बाद में रूल 86 के रिस्ट्रिक्शंस है। रूल 86 में अगर कोई डमी इनवॉइस देता है, फेक बिजनेस प्लेस होगी, ओके, या फिर बिना गुड्स आए आपने क्रेडिट ले लिए होगे, तो ऑफिसर आपका क्रेडिट लेजर ब्लॉक कर सकता है, ऑफिसर आपका क्रेडिट लेजर ब्लॉक कर सकता है, ठीक है। और एक रूल 86B का रिस्ट्रिक्शन है। 86B का रिस्ट्रिक्शन क्या है, ओके, ये आपको थोड़ा बताना चाहूंगा। 86B क्या है, ओके, मेरे पास इसका डायग्राम होगा तो मैं देखता हूँ रूल 86B क्या है, और 86B के डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। हाँ, 86B ये थोड़ा समझ लो, ओके, कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो समझ लो। ये एक जो है उन्होंने क्या रिस्ट्रिक्शन डाला है बताना चाहता हूँ। नहीं, थोड़ा सिंपल वे में समझाना चाहता, चलो जाने दो, इसको थोड़ा सिंपल वे में समझा देता हूँ कि अगर आप, ओके, आप रजिस्टर्ड पर्सन हो और आपका टैक्सेबल सप्लाई, एग्जाम नहीं, जीरो रेटेड नहीं, ओनली टैक्सेबल सप्लाई 50 लाख से ज्यादा होगा इन अ मंथ। मतलब क्या, समझ लो कोई आप आउटवर्ड सप्लाई कर रहे हो और आउटवर्ड सप्लाई में एक पर्टिकुलर मंथ का टैक्सेबल सप्लाई, ओके, 45 है, मतलब 50 से कम है। एग्जाम नहीं देखेंगे, ZRS नहीं देखेंगे, ओनली टैक्सेबल सप्लाई देखेंगे। टैक्सेबल सप्लाई अगर 50 लाख के ऊपर होगा तो ये रिस्ट्रिक्शन लगेगा। पहले केस में 45 है, रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेगा। दूसरे केस में 52 है टैक्सेबल सप्लाई, तो फिर ये रिस्ट्रिक्शन लग जाएगा। रिस्ट्रिक्शन क्या है, रिस्ट्रिक्शन है कि भाई जो इस मंथ का आउटपुट टैक्स होगा, समझ लो इस मंथ का जो आपका आउटपुट टैक्स आता है, तो आउटपुट टैक्स इस मंथ का जो भी आ रहा होगा, ये आउटपुट टैक्स का 99% ही आप आईटीसी यूज कर पाओगे। ओके, 99% ही आप आईटीसी यूज कर पाओगे। ओके, इवन दो आपके पास सफिशिएंट बैलेंस हो, पर पूरा बैलेंस आप यूज नहीं कर सकते। ओके, वो बैलेंस पे रिस्ट्रिक्शन डाला है, यानी कोई भी पर्सन जिसका टैक्सेबल वैल्यू उस मंथ का 50 लाख के ऊपर होगा तो हम उसे पूरा क्रेडिट यूज करने नहीं देंगे। आउटपुट टैक्स का 99% ही हम आपको यूज करने देंगे। इवन दो आपके पास सफिशिएंट बैलेंस हो, आपको 1% कैश में पे करना ही पड़ेगा, 1% कैश में पे करना पड़ेगा। तो ये था बेटा यहाँ पे, ओके, 86B का कि 99% ऑफ आउटपुट टैक्स ही आप क्रेडिट यूज कर पाओगे। ओके, आप 1% कैश में देना पड़ेगा। कुछ केसेस में अप्लीकेबल नहीं है, ये थ्योरी पढ़ के चले जाना, कौन से केस में अप्लीकेबल नहीं है, दैट्स ऑल। ये सर्कुलर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये ISD का है, ये बाय मिस्टेक चार्ट में आ गया, ये सर्कुलर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से
आईटीसी ये चैप्टर विथ ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर दिया है। ओके, बहुत अच्छे से टाइम लेके मैंने आपको पढ़ाया भाई साहब। अब जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में डीपीक्यू दूंगा, सॉरी डीपीक्यू की नहीं, आदत पड़ेगी डीपीक्यू की, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट दूंगा ये सॉल्व करके देख लेना। मजा आया होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इस रिवीजन का इंपॉर्टेंस बताइएगा। और जो ऑफलाइन में देख रहे बेटा, मैंने ये चैप्टर में आपके लिए बहुत मेहनत की है। यस, आपकी कमेंट्स मुझे और मोटिवेट करेगी, कमेंट जरूर दीजिए। और ओके, मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट चैप्टर आपको कौन सा चाहिए, उसकी भी कमेंट्स जरूर देना। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ठीक है, डन 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 डन।